अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारे शो का भी इंतजार कर रहे होंगे। आपके मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं और जो आपकी एप्रिसिएशन है वो भी हम तक पहुंच रही है। अच्छा जनाब, बिल्कुल आज है मंडे का दिन और बिल्कुल हफ्ते का आगाज़ किया है हमने और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मंडे जो होता है ये सोचने का दिन होता है कि भाई अब काम का आगाज़ हो गया, फ्राइडे या सैटरडे तक हमने काम ही काम करना है। और ये बात कहीं गलत भी नहीं है क्योंकि मंडे के बाद आपको यही फीलिंग्स होती हैं कि जी अब पूरा हफ्ता काम करना है और फिर जब वीकेंड आएंगे तो उस पर बहुत सारे प्लान बनाएंगे। अच्छा, नो डाउट कि इस वक्त में जो शादी सीज़न है यानी जो वेडिंग सीज़न है वो ज़ोरों पर है। इनफैक्ट मेरे अपने ख़ानदान में कल मैं एक जगह पर गई हुई थी तो वहाँ पर मुझे पता चला जी एक और शादी आ रही है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि लोग इतनी सारी शादियाँ प्लान करते हैं और उसमें डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आ रही होती हैं। कभी दुल्हन के जोड़ों की, कभी उनकी ज्वेलरी की, कभी मेकअप की, कभी ब्यूटी से रिलेटेड कोई और चीज़ें, कभी जो है वो ख़वातीन के पार्लर के इशूज़, कभी मेहंदी के इशूज़। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इशू जो है वो मुझे पता चला और वहाँ पर जब वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जी एक और बड़ा मसला भी है शादियों में आजकल और वो मसला ये है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज या फिर फैशन लेंसेज ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस हवाले से बहुत सारे लोग जब अपनी पूरी वेडिंग प्लान करते हैं, ड्रेस प्लान करते हैं, फिर अपना मेकअप प्लान करते हैं, किसी भी पार्लर से ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं या फिर बाज़ार से जाके ज्वेलरी लेते हैं, तो इन तमाम तर सारी एक्सेसरीज़ के अंदर एक और चीज़ भी शामिल होती है, वो है लेंसेज। लेंसेज के बगैर आपने देखा नहीं होगा कि आजकल कोई भी ब्राइड जो है वो विदाउट लेंसेज जो है वो अपनी वेडिंग पे या फिर वलीमे पे या फिर बारात में, इनफैक्ट अब तो माइयों में भी दुल्हनें जो हैं वो लेंसेज लगाती हैं और पूरी जो पार्टी में लोग आए हुए होते हैं वो भी लेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जो दुल्हनें होती हैं यानी जो ब्राइड्स होती हैं उनकी आंखें रेड हो रही होती हैं और वो उनके मेकअप के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता। बहुत ज़्यादा रेड आइज़ होती हैं या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको टीयर्स फील होते हैं या फिर स्वेलिंग फील होती है आपको। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि हम जब लेंसेज का इंतखाब करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि क्या हम वो लेंसेज पहली दफ़ा फ़ैशन के तौर पर लगा रहे हैं, क्या वो लेंसेज लोग जो है पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, उन्हें आदत है लेंसेज लगाने की, वो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रहे हैं या फिर फैशन लेंसेज लगा रहे हैं, उन लेंसेज की क्वालिटी क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही नज़र आता है, यही देखने को मिलता है कि जब भी कोई लेंस वेयर कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और फिर ये भी एक बात सामने आती है कि लेंस तो बड़ी महंगी थी लेकिन उसके बावजूद भी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आज मेरे पास है आप सब लोगों के लिए एक टिप कि इन जनरल अगर आपको वाकई आंखों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वाकई आप लेंस यूज़ करते हैं और रेगुलर लेंसेज यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप लेंस लगाते हैं और आपको इरिटेशन फील होती है या आपको लगता है कि नहीं आंखों से पानी आ रहा है या आपका कोई बड़ा इवेंट है और आंखें रेड हो गई हैं और इतना अच्छा ज्वेलरी सेटअप सब कुछ के बावजूद भी आंखें रेड है, तो उसके लिए टिप ये है कि आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि जब आप लेंस वेयर करते हैं तो उससे पहले आपने अपने जो हाथ हैं उनको अच्छे तरीके से वॉश करना है। साबुन से नहीं, किसी हैंड वॉश से नहीं, बल्कि आपने कोई डिटॉल या कोई ऐसी चीज़ ले लेनी है जिससे आपने अपना हैंड वॉश करना है, अच्छी तरीके से अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है और उसके बाद आपने वो हाथ जो हैं वो कहीं किसी कपड़े से, किसी टॉल से नहीं पोंछने, बल्कि आपने अपने हाथों को ड्राई रखना है। और ड्राई रखने के बाद जब आपको फील हो कि आपके हाथ जो है वो ड्राई हो गए हैं, उसमें आपने उन हाथों से आपने मिर्चें नहीं काटी हुई, उन हाथों से आपने कोई सालन नहीं बनाया हुआ या फिर आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जस्ट लाइक सैनिटाइज है या बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो फिर आप उस लेंस को यूज़ करें। उसके बाद जब आप वो लेंस यूज़ करते हैं और आपको लगता है नहीं लेंस जो है वो मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, उसका कंफर्ट जोन नहीं है या मुझे चुभ रही है, तो उसके लिए ज़रूर आप 1 से 2 जो उसके सोल्यूशन होते हैं यानी लेंस के जो सोल्यूशन होते हैं वो रखें। एक सोल्यूशन वो होता है जो लेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करता है और एक कहलाता है आई सॉफ्टनर। तो या तो आप अपनी आँखों में पहले आई सॉफ्टनर डाल लें अगर आपका कोई बड़ा इवेंट है और आप समझते कि जी बड़े इवेंट पे जाना है और लेंस अचानक लगाते हुए लेंस तंग करेगी, सबसे पहले आप अपने हाथ साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद उसको कहीं और नहीं लगाएंगे, ना ही टॉल पे, ना ही किसी कपड़े पे। इनफैक्ट टिशू आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप वो टिशू लें जिसके पार्टिकल्स जो है ना वो आपके हाथों पे या फिंगर के ऊपर ना आए, वरना आपके आंखों में प्रॉब्लम होती है। देन अगला स्टेप ये है कि आप आई सॉफ्टनर ज़रूर इस्तेमाल करें, आपकी नींद पूरी हुई हो और उसके अलावा फिर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है देन यू कैन गो टू द डॉक्टर, देन यू कैन गो टू द शॉपकीपर फॉर द कंप्लेन कि भाई मुझे लेंस लगाने में ये इशू है।
अच्छा, ये सब उनके लिए है जिनको कोई आँखों में इन्फेक्शन नहीं है, जिनको कोई और इश्यूज़ नहीं है आँखों के, और उन्होंने अच्छी कंपनी का लेंस वेयर किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने बड़े से इवेंट को जो है ना वो अच्छा बनाएं, ताकि आपने जब अच्छे अच्छे ड्रेसेस वेयर की हों तो आपकी आंखें रेड नहीं हो रही हों, आपकी आंखों का मेकअप जो है लेंस की वजह से बह नहीं रहा हो। अच्छा जी, तो ये हो गई टिप ऑफ द डे। एंड नाउ कमिंग बैक टू दी मेन स्टोरी, और वो क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, यस वी हैव वॉन द सीरीज। यस, पाकिस्तान ने सीरीज़ जो है वो ऑलमोस्ट कहना चाहिए कि जिस शान से क्लीन स्वीप की है, क्या बात है जी। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, और ये जो नो लुक है ना, ये यस लुक बनते जा रहे हैं और छाते जा रहे हैं। साइम, वेरी कांग्रेट्स टू यू। और जिस तरीके से बाबर आजम ने आपको चीता करार दिया, बाबर आजम ने जो है इनके हवाले से लिखा है कि साइम अयूब चीता है, यानी वाकई में जिस तरह से उन्होंने खेला है और जो परफॉर्मेंस दी है, दैट्स अमेजिंग, दैट्स कमेंडेबल। पाकिस्तानी टीम जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड टीम है। बारिश हो रही थी और मैं ये मैच इस तरह से देख रही थी कि मैं अपने कज़न के घर गई हुई थी और वहाँ पर वो लोग भी मैच देख रहे थे, हम बातें भी कर रहे थे, लेकिन जो बीच बीच में बारिश जो है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो 47 ओवर्स तक जो है वो महदूद कर दिया था और पाकिस्तान ने 308 रन का टारगेट दिया था। अच्छा, 271 पे प्रोटियाज जो है वो ढेर हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम का इस तरह से कम बैक होना, और जिस तरीके से साइम खेले। अच्छा, बाबर आजम ने भी 52 रन स्कोर किए, उसके बाद सलमान अली आगा ने भी अच्छे रन्स बनाए, रिजवान भी वहाँ पर जमे रहे। टीम के अंदर एक तहम्मुल नज़र आता है, एक स्ट्रेटजी नज़र आती है, एक प्लानिंग नज़र आती है, और साइम को जिस तरीके से उनके सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम है पाकिस्तान दुनिया की जिसने इस तरह से जनूबी अफ्रीका में ये सीरीज़ जीती है और क्लीन स्वीप किया है। तो 3-0 की बढ़तरी हासिल है हमें। अमेजिंग हमारे मैचेस जा रहे हैं, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी जा रही है। 3 चेंजेस किए थे पाकिस्तान ने जो कल वाला मैच था उसमें, और फिर हमने देखे कि ये चेंजेस अच्छे साबित रहे। हारिस रऊफ नहीं खेले थे इसमें, उनकी जगह उन्होंने एक और प्लेयर को जो है वो रखा था टीम में, तो टीम का कम्बिनेशन अच्छा था और जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और जैसे ही साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग दी ना पाकिस्तान को, तो आई वाज थिंकिंग कि ठीक है वी आर गुड इन चेज, बट यही होता है कि अभी ये पहले बैटिंग करके कितने रन स्कोर करेंगे, अब तो प्रेशर भी नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान पहली बैटिंग कर रहा होता है ना, तो यूजुअली हमारी बैटिंग लाइन जो है वो शेक कर रही होती है, तो उसमें हमें यही इशू होता है कि हम पहले बैटिंग कर लें ताकि हम बिना प्रेशर के हमारे बैट्समैन जो है वो स्कोर कर लें और फिर नेक्स्ट पे जो है वो हम बॉलिंग करें। इट वाज लाइक दैट, मगर इट वाज अमेजिंग मैच, बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। और इस मैच में एक और रिकॉर्ड भी बना जिसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ, चले ठीक है, लेकिन वो मैच का रिकॉर्ड जो है ना थोड़ा सा मूड ख़राब कर देता है। अब्दुल्ला शफीक अब पहले जो है वो प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये तीनों मैचेस खेले और वो 0 पर गए, और इससे पहले भी जो 2024 के उनके मैचेस थे उसमें भी कोई खातिर खा उनको कामयाबी नहीं हुई और वो 0 पर ही गए। और इससे पहले ये जो है मोहम्मद हफीज़ भी कर चुके हैं, लेकिन राइट नाउ पीपल टॉकिंग अबाउट अब्दुल्ला शफीक अलॉट के व्हाट ही इज़ डूइंग। एक्चुअली वो पहले ओपनर बन गए हैं जो कि अब 0 पर जाने लगे हैं, और मेरे ख्याल में उनको बड़ा सोचना पड़ेगा और उनको काम करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर, या फिर वो जो उनकी प्लानिंग या स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो आते हैं स्ट्रगलर बैट्समैन भी नहीं हैं, आते हैं कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन शायद फिर वो उस तरह की या तो थ्रो नहीं कर पाते, या फिर आजकल जो उनका बैटिंग स्टाइल है वो भी सिमिलर लगता है। बट लोग इस बारे में बड़ी बात कर रहे हैं कि क्या अब्दुल्ला शफीक जज नहीं कर पा रहे या सिचुएशन जज नहीं कर पा रहे। खैर, बेस्ट ऑफ लक दी होल टीम, बट अब्दुल्ला शफीक का ये रिकॉर्ड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे रिकॉर्ड ही सामने आए, क्योंकि जब इस तरह के रिकॉर्ड सामने आते हैं ना तो दिल बड़ा अजीब सा हो जाता है। अच्छा जनाब, अब हमारी टॉप स्टोरीज़ का कुछ जिक्र कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज़ में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि है यूनान कश्ती हादसे के हवाले से। इट्स अबाउट पीपल हु डाइड इन वेन, लाइक आप कहते हैं ना खामा खा आपकी जान गई, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको किसी किस्म का गलत गाइड किया गया, आपको ये बताया गया कि बस ये एक थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, अगर आप इसको काट लें तो आपकी ज़िंदगी आगे सुधर जाएगी, पता नहीं कितनी जो है वो खूबसूरत दुनिया आपका वेट कर रही है।
लेकिन जो रास्ता इख्तियार किया जाता है और जो लोग मिसगाइड होते हैं, ये बड़ा अलमिया है। इस हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं, इस हवाले से फिर बाद में FIA भी मुतारिक हुई, इससे पहले भी मुतारिक थी। और सीरियसली मैं जब इस पूरे हादसे के हवाले से सुन रही थी, पढ़ रही थी, दिल रो रहा था, दिल ये सोच रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे लोग क्यों इतनी जल्दी बहक जाते हैं, क्यों लोग इनका ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये कौन माफिया है, इसके पीछे कौन एजेंट्स हैं, कौन काम करता है, ये किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, लोगों के साथ क्या होता है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन जब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे और इसी हवाले से एक और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम ये सारी बातें जानेंगे, तो शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होंगी ढेर सारी बातें, मौसम का हाल, और इसके अलावा बातें होंगी आपके इंटरेस्टेड टॉपिक के हवाले से जो कि है फैशन, और है उन तमाम तर मामलात पे जो कि आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि वो ठीक हो जाए, और वो क्या है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, टॉप स्टोरीज पे जाने से पहले एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, उसकी स्टोरी आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये है बड़ी एक क्यूट सी बच्ची है शुमाइला, और खैबर पख्तूनख्वा लोअर दिल से इनका ताल्लुक़ है। और वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं सैर व तफरी के लिए, ये वहाँ पर होती हैं, और ये मूंगफली और बीज वगैरह जो है वो सेल आउट करती हैं। मगर इस वीडियो में ख़ास बात ये थी जिस वजह से लोग इस वीडियो को बड़ा पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो ये है कि एक व्लॉगर थे कोई वहाँ पर, जब उन्होंने इनसे बातचीत की तो वो पूरी इंग्लिश में बातचीत कर रही थी और उनका एक्सेंट जो था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो उनको बड़ी हैरत हुई, और जब उन्होंने उनकी वीडियो बनाई, उनसे सवाल जवाब किए, तो ये वीडियो जो है बड़ी वायरल हुई और लोगों ने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं कि क्यों इनको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, और वीडियो देख के आपको समझ आ ही जाएगा। सो हियर वी गो नाउ। My mother from Chitral, my father from Peshawar. My father speaks 14 languages and I can speak 6 languages. And I don't go to school and my father teaching me in the home. Okay. So what are you selling? I'm selling peanuts, sunflower seeds and more something. You wanna buy? Yes, I'll buy. And how many languages can you speak? 6 languages of Urdu, Okay. English, Saraiki, Punjabi, Pashto, Chitrali. So thank you so much. Tell me your name again. Shmaila. Shamaila. यू नो सच अ टैलेंटेड गर्ल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। टॉप स्टोरीज जो है वो बाद में शेयर करेंगे, लेकिन पहले इस टैलेंट का जिक्र कर लेते हैं। अशरफ भाई, मिराज भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अशरफ भाई, क्या जबरदस्त टैलेंट है, 6 ज़बानें बोल सकती हैं वो। और सबसे अहम बात कि वो बच्ची ने बोला मैं स्कूल नहीं गई। हाँ। अब मेन ये है कि उसने बोला घर में ही सीखा है। अब्बू पेशावर से थे, अम्मी चित्राली थी। हाँ। और ये लोअर दीर में पैदा हुई हैं वहीं पे, और कह रही हैं कि बच्ची वो जाके वो मूंगफली और सनफ्लावर के जो बीज हैं वो बेच रही थी। तो लेकिन जो व्लॉगर से या जो भी थे उनसे जो बात की, तो एक इम्पोर्टेंस के मतलब कि ना पढ़ा ना कुछ किया, 6 लैंग्वेज बताई जो लोकल हमारी हैं, और उसमें से एक इंग्लिश में वो बात कर रही थी। तो ये वो मोटिवेशन है कि हमें वो देखना चाहिए कि कितने टैलेंट है यहाँ पे, और उसका जो रिस्पांस अब वो पूरी दुनिया, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाएगी ये। बिल्कुल, डेफिनेटली। लोग मेराज भाई इनके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये बड़ी टैलेंटेड हैं, और कई लोगों ने तो ये भी लिखा हुआ है वहाँ पर कि देखें जी, हम लोग बड़ा जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए वाकई इंटेंशन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ ये मेंशन कर दूँ, ये स्कूल नहीं जाती, लेकिन इन्होंने घर में पढ़ा है, घर में सीखा है। जी मेराज भाई, ये बताएं पहले आप, सबसे पहले ये बताएं, आप गए थे इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इंग्लिश सीखने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल गया था, मैं भी गया था। गए थे आप? लेकिन बहरहाल इतनी अच्छी तो नहीं सीख सका। अच्छा। लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने घर में बैठ के सीख लिया। अच्छा, देखिए ये सारी बात होती है शौक पर। बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ पढ़ाई से भागते हैं, हाँ। कुछ से भुगता रहे होते हैं, और कुछ जो है वो बड़ा दिल लगाकर और मन लगाकर पढ़ रहे होते हैं। हाँ। तो ये भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची है, जाहिर सी बात है मासूम बच्ची है, छोटी सी। हाँ। और ना मसाइद हालात में, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना जी। हाँ। बिल्कुल, वहाँ की ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अब उसका शौक देखिए कि उसने अपने घर में खुद से सीखा इस चीज़ को, और मेरे ख्याल में कि बिल्कुल फरफर इंग्लिश बोल रही है वो, फरफर इंग्लिश बोल रही है, अच्छी इंग्लिश बोल रही है। और दूसरा ये कि 6 ज़बानें और आती हैं इनको, इंक्लूडिंग इंग्लिश। ये सोचें आप कि कितनी टैलेंटेड बच्ची हैं। बस उसका शौक देखिए, बात सारी शौक पर है, और बच्ची में टैलेंट है, नो डाउट, इसमें तो कोई बात नहीं है। और उसमें उस बच्ची ने साबित कर दिया कि वक्त और हालात जैसे भी हों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं बजाते खुद,
तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जनाब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो मिलते हैं या फिर जिनकी वीडियोस सामने आती है, ये तमाम लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए भी बड़ी मोटिवेशन होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक शुमाइला, आप जो भी करें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा जी, मेन न्यूज़ की बात कर लेते हैं। और मेन न्यूज़ में जिस तरह से हमेशा मैं ढूंढ रही होती हूँ अपने क्यू कार्ड्स में कि कोई ऐसी खबर जो कि अच्छी खबर हो, जिससे आगाज़ हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो चले जी, ठीक है, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये सेक्टर 9 और सेक्टर 8, जिसमें मेरा अपना एरिया भी शामिल है, यहाँ पर इन्होंने पाइपलाइन की खुदाई की और गैस के नॉर्थ कराची और यहाँ पर इन्होंने गैस के लिए खुदाई शुरू की और उसके बाद फिर भी गैस नहीं आ रही। लेकिन इसका जिस तरीके से उन्होंने जिस भद्दे तरीके से वहाँ पर खुदाई की और जो वहाँ पे आमदोरफ्त है, गलियाँ हैं, सड़कें हैं, मतलब रिहायशी एरिया है, वहाँ पर सब कुछ खोद के उन्होंने सड़कों को ख़राब किया। राइट नाउ ये सिचुएशन है कि अभी कोई पूछने वाला नहीं है। जिस गैस के लिए इन्होंने ये सारा कुछ बनाया अपना प्रोजेक्ट, वो गैस भी नहीं आ रही है। आप क्या कहेंगे, कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल है? मतलब घर पे जाना मुश्किल हो गया है, गलियों में जाना मुश्किल हो गया है, मेन रोड से लेके अंदर गलियां उन्होंने खोद दी। देखिए सबा, इसको हमें पहले ये देखना होगा, एक होता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वर्क्स। तो इस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक महकमा है, वफाक का भी है, सूबाई गवर्नमेंट का भी है। जब आप कोई काम करने जाते हैं या कोई सुई गैस का इदारा हो या वाटर एंड बोर्ड का हो या सीवरेज का इदारा हो, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वर्क के पास जाके बताता है कि हमें ये काम करना है। अब ये हमारे यहाँ ये सिलसिला हो गया, ख़ास तौर से कराची में। कराची को मुंजो दड़ो बना रहे हैं, जिनकी जहाँ मर्जी आती है वो शावर लाते हैं, उसको खोदना शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। इसकी मिसाल है रेड लाइन, बार बार पानी की लाइन डैमेज कर रहे हैं। हालांकि मेयर कराची ने क्लियर कैटेगोरिकली कहा है कि हम बैठे हुए हैं, आप हमें बुलाएं, हमसे पूछें, हम आपको वे बताएंगे कहाँ पे आपको करना है। उसी तरीके से यहाँ पर आया तो मैंने वाटर बोर्ड के एमडी हैं उनसे भी पूछा है, स्वी गैस के एमडी हैं उनसे भी पूछा है कि भाई आप जाके डेवलपमेंट करते हैं, नई पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बीच लाइन में देखें, नॉर्थ कराची के जो सेक्टर्स हैं, मेरे मामू का भी घर था, वो बेच के फिर वो शिफ्ट हो गए। तो इतनी 80-80 गज के मकान है, पतली सी गलियाँ हैं, उसके बीच में अगर आप खुदाई कर देंगे और उसके बाद ना अपने घर जा सकता है वो, बच्चे स्कूल जाते हैं या आते हैं, लेडीज आती जाती है, सबका मसला बीच में। अगर आप वीडियो देखेंगे, इस बात की मैं शुमाइला और सादिया, मेरी टीममेट्स, हम लोग अपने, वो मेरे घर जा रहे थे, जब हम लोग अपनी गली, मेरी गली के लिए वो अंदर गए, वहाँ खुदाई हुई थी। मतलब आप सुबह अगर घर से निकल रहे, शाम को वापस आ रहे हैं, आपको घर जाने का वापस रास्ता नहीं मिल रहा, कोई प्लानिंग नहीं, सारा उन्होंने खोद दिया और फिर कोई फायदा नहीं है। गैस तो वहाँ आती नहीं है सेक्टर 8 में, सेक्टर 9 में। नहीं, वही मसला है ना कि आपका जो सबसे बड़ा मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। जो बचा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोग प्लानिंग डेवलपमेंट के नाम, ये तरक्याती काम के नाम पे तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और अगर कर भी देते हैं तो आप हफ्तों बैठे रहें, वो मिट्टी डाल के चले जाते हैं, वो ऐसी पड़ी हुई है, लोग उसी के ऊपर चल रहे हैं। लोग गिरते भी हैं, हाथ पाँव भी टूटते हैं, हादसा भी होते हैं, लेकिन ये इदारों को कुछ नहीं होता। वजह ये है कि इनको कोई पूछता नहीं है। अगर इनको कोई पूछगछ हो ना तो ये बिल्कुल सेट हो जाए। अगर इनके अफसरान जो दफ्तर में बैठते हैं और कभी कभी आते हैं, और कभी आपने कोई अफसरान देखा खड़े होकर देख रहा है क्या काम हो रहा है? कभी नहीं, कोई नहीं आता। चाहे सुई गैस का हो, वाटर एंड सीवरेज का हो, या प्लानिंग एंड वर्क्स का एक डिपार्टमेंट है, उसके अफसरान का काम है फाइल, पता है, बाय आई, वो खुद से जाके देखता है, फिर रिपोर्ट बनाता है। मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि कहीं पे प्लानिंग डेवलपमेंट का वर्क का जो ऑफिसर है वो आए, जो रिपोर्ट लिखता है। आपको पता है एक प्रोसेस है, आपने कोई काम किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, उसकी रिपोर्ट बनती है, इनिशियल रिपोर्ट कहलाती है वो। फिर सॉरी जी बिल्कुल। अच्छा महराज भाई, आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही थी कि जो ये जिस तरीके से मंसूबे प्लान करते हैं, या जिस तरीके से जब दिल चाहता है, जहाँ पर दिल चाहता है, ये खुदाई शुरू कर देते हैं, ये क्या SOP है? क्रेन बिल्कुल मेन रोड के ऊपर क्रेन खड़ी हुई है, इस तरफ राइट साइड पे शॉप्स हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और क्रेन के बिल्कुल साथ से जा रहे हैं। कोई परवाह नहीं है कि जब वो क्रेन घुमाएं किसी और शहरी को लग जाए, पीछे करें कोई और शहरी ज़ख्मी हो जाए। मज़े से वहाँ पे काम चल रहा है, ना वहाँ कोई बैरियर है, ना वहाँ कोई टाइम फ्रेम है कि भाई ये इतनी देर तक का काम है, 2 दिन का काम है, 1 दिन का काम है। और जिस तरह से लोग जा रहे हैं, यकीन करें, मैं गुजर रही थी गाड़ी से, तो मैंने देखा कि बिल्कुल एक खातून बची हैं। मतलब ये नहीं कि वो घुमा के कोई क्रेन से मिट्टी उठा के वो उधर डाल रहे थे, ज़रा सा वो इधर होती, वो क्रेन से ज़ख्मी हो जाती। ये किस तरह की लॉजिक है? देखिए, सबसे पहले जो प्लानिंग का फुकदान है, तरक्याती काम या मुरम्मती काम, कोई भी काम हो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती है। कोई एरिया होता है तो कि भाई कितने हिस्से में काम होना है,
और उससे कितने लोग ज़ाहिर सी बातें मुतासर होंगे, उनको एक टाइम फ्रेम भी देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो करप्शन का जो मामला है ना, उसने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब देखिए, अब सुई गैस का महकमा हो या वाटर बोर्ड का महकमा हो, जब वो किसी को कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो उसके बाद वो नहीं पूछता कि जनाब क्या हुआ। क्यों? कि उस कॉन्ट्रैक्ट को देने में ही वो 25 to 30% जो है मुबैना तौर पे उसमें से जो है करप्शन हो चुकी होती है। अच्छा, अब जो सामने वाली पार्टी लेती है वो भी खुद काम नहीं करती। ठीक, ये भी हमने देखा। अच्छा, वो आगे से आगे वो ठेका जो है वो कम से कम पैसों में आगे जाता रहता है। अब जो चीज़ 1 करोड़ रुपए में बननी थी, उसमें से 25 लाख रुपए पहले निकल गए। ठीक, उसके बाद जिसने ठेका लिया 25 लाख उसने रख लिए, बाकी बचे 50 लाख रुपए। अब उस आधे पैसों में वो जो थर्ड पार्टी है वो अपनी मर्जी से काम करती है, उसको किसी की मुदाखलत पसंद नहीं आएगी। वो इसलिए कि वो कहता है जी मैं तो इतने कम पैसों में काम कर रहा हूँ, मुझे तो मुदाखलत कोई करे ही ना। तो सरकारी इदारे वाले तो वैसे भी जाना नहीं चाहते बाहर, उनको भी मौका मिल जाता है, वो भी अपने दफातर में बैठे रहते हैं। वो जो थर्ड पार्टी होती है वो अपने हिसाब से काम करती है, उसको भुगताती है, बस लेपा पोती करके उसको जान छुड़ाने वाला काम करती है और आगे निकलने की करती है, क्योंकि उसको और भी काम होते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस ये चल रही है। और दूसरी बात रही कि भाई यहाँ कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है कि दूसरे मुल्कों में और बल्कि दूसरे सूबों में बाकायदा एक मोहल्ला कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी सिस्टम होता है। वो फिर उनमें से कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे जाके अकाबरीन के दरवाजे खटखटाते हैं, सरकारी इदारों में जाते हैं, तो कोई काम हो जाता है। हमारे यहाँ एक आदत जो बन गई है वो ये बन गई है कि देखेंगे, कुड़ेंगे, उसको सुनाएंगे बातें और उसके बाद बोलेंगे छोड़ यार मुझे और भी काम है, फिर अपने काम की तरफ निकल जाएंगे। तो एक बड़ी वजह ये भी है, कम्युनिटी का मुलव्विस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले जी, कम से कम जब आप इस तरह से शहरी इलाकों में कोई मंसूबे कर रहे होते हैं कि जी आपने खुदाई की है और गैस आ जाए, गैस भी नहीं आ रही, तो कम से कम लोगों को टाइम फ्रेम दे दें। कम से कम जो आपने गलियां सड़कें खोदी हैं उसको ठीक कर दें ताकि आने जाने के लिए आसानी हो। सेक्टर 9 सेक्टर 8 का ये एरिया है जहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा जनाब, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से हम बात करेंगे। जो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए जो है वो अदनान पराचा साहब जो है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना। इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो एक अहम इशू गैर कानूनी तारकीन वतन का, जिसमें हमने देखा कि अभी जो कश्ती हादसा हुआ उसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे और दर्दनाक मनाजिर भी देखने को मिले। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं मोहम्मद अदनान पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। सर, इंतहाई अहम इशू है और अगर देखा जाए तो कम से कम साल में या 2 साल में इस तरह की खबरें ज़रूर सामने आती हैं प्रोमिनेंटली। वैसे तो जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो तो सेवरल होंगे, लेकिन अब ये जो खबर सामने आई कि इस तरह से कश्ती हादसा हुआ, पहला क्वेश्चन ये है कि इदारे भी मौजूद हैं, फिर देखने के लिए और लोग भी मौजूद हैं, चेक एंड बैलेंस भी होगा, फिर भी इतनी तादाद में लोग एजेंट्स के ज़रिए बेवकूफ़ बन के वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर इस तरह की खबर सामने आती है। ये कैसे मुमकिन हो जाता है सर? बहुत शुक्रिया जी। ये इशू नहीं है, ये अलमिया है हमारा कि इस वक्त हम हर चौथे, 5वें या 7वें, 8वें महीने हमें इस तरह के इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है कि जी वो कश्ती वाक़या हो गया, इस मुल्क में हो गया, दूसरे मुल्क में हो गया। ये तो वो हैं कि जो वाक़यात होते हैं तो हमें मालूम होता है, उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें मालूम ही नहीं होती। जहाँ तक अदारों की बात है तो अदारे अपने काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। FIA कहता है कि हमारे SOPs हम विज़िट वीज़ाज़ पे नहीं रोक सकते कहीं पे भी जाना हो पैसेंजर ने, क्योंकि अगर वो पैसेंजर को रोकते हैं तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देता है कि जी हमारे पास लीगल वीज़ा है। और इसी तरीके से दूसरे इदारे भी क्रैकडाउन्स करते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेज़ होता है कि जो क्रैकडाउन के टाइम पे आपका जो एजेंट माफिया है वो साइड पे हो जाता है और जैसे ही वो नॉर्मलाइज होती हैं चीज़ें तो वो दोबारा से अपना एक्टिव हो जाता है। पहले ये इस तरह के एजेंट जी देखें, पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिक शहर हैं जहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिसमें मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, गुजरांवाला है, सियालकोट वाली पट्टी है, जेलम है, दीना है, मंगला वाली साइड है। तो वहाँ पे ये एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि
हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स क्या हैं और एजेंट क्या हैं। होता क्या है कि हमें भी उसी रो में खड़ा कर दिया जाता है कि जी हम एज ए ओवरसीज़ प्रमोटर हम भी एजेंट हैं, हालांकि हम फेडरल लाइसेंस होल्डर हैं और हम लीगल वे में एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो नियर पास्ट में भी देखा गया कि उसका इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। सही। और हमारे ऊपर और ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का बिज़नेस भी आने वाले टाइम में इफ़ेक्ट होने का ख़तरा है। सही। नियर पास में आपने देखा होगा कि जो विज़िट वीज़ाज़ पे भिखारियों वाले केस हुए थे आपके, वो भी हुए थे, तो उस वजह से हमारे ऊपर सख्तियाँ भी आ गई। गल्फ़ स्टेट्स की तरफ से भी मैन पावर का कोटा भी कम हो गया और ग्रेजुअली आप ये देखेंगे 2022 और से 2023 में हमारी वर्कफोर्स कम गई, 2024 में उससे कम हो गई। सही। तो इसमें तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारे वफाकी अदारे जो है एक टास्क फोर्स बनाएं जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, जिसमें आपके वजारत ख़ारजा हो, वजारत दाखिला हो, हमारी HR मिनिस्ट्री हो, ये सारे मिलकर और हम बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें। देखें, हम सजेशंस हर प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, लेकिन सजेशन के साथ साथ पार्टिसिपेशन अगर देंगे तो हम, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल से काम कर रहे होते हैं, एक बच्चे को जो स्किल्ड है या हाईली स्किल्ड है उनको सिलेक्शन से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट तक काम कर रहे होते हैं। तो हमें लूप होल्स का भी मालूम है और इस मौके पे मैं दरख्वास्त ये कर सकता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल हमारे आर्मी चीफ से और हमारे वफाकी इदारों से कि ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। ग्लोबल इशू होने की वजह से, क्योंकि ये जितने भी लोग जाते हैं वो वाया जाते हैं, वाया ट्रांजिट जाते हैं, डायरेक्ट आप यूरोप तो जा नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको टर्की को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, लीबिया को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, गल्फ़ ममालिक को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट माफिया हर मुल्क में है। जो भी लोग यहाँ से वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रांजिट कुछ दिनों का करते हैं, फिर वहाँ से आप फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। तो अब वो डेस्टिनेशन पे जो जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन दूसरे ममालिक के भी तारकीन वतन होते हैं और उसके साथ साथ वो ग्रोथ जो है वो ममालिक कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद होती है। अच्छा अदनान साहब, अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा ये है कि बाहर नौकरी का हमारे दिमाग में, जैसे लोग खबरें देते हैं ब्रेन ड्रेन का, लोग कि बहुत नौकरियां हैं, तो नौकरी के लिए जाने के लिए क्या प्रोसेस है? क्योंकि वो 20-25 लाख रुपए, कोई मैं भी अगर सुनता हूँ मैं बोलता हूँ भाई वो आपको बिल्कुल जो है गलत वे में लेके जा रहा है। 20-25 लाख रुपए, ना नौकरी मिली है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट। मैं भी गया था 2005 में कुवैत, तो वर्क वीज़ा आया था। अच्छा। वर्क वीज़े पे मैं गया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो है वो, तो मेरे ऊपर 3 महीने के अंदर लायबिलिटी होती है कि मैं 3 महीने तक कंटिन्यू करता हूँ। मैं 2 महीने बाद वापस आ गया था। अच्छा। तो मैं कुवैत में था, वहाँ गर्मी थी, बहुत सारे और दीगर वो थे, मैं 2 महीने बाद वापस आ गया था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैं जाता हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ 2 साल का। सही। ठीक है, फिर उसके बाद 3 महीने का इनिशियल टाइम होता है और उस बीच में अगर मैं कंटिन्यू नहीं करता हूँ तो मैं उसको रिज़ाइन करके मैं आ सकता हूँ। अच्छा। लेकिन बाय कॉन्ट्रैक्ट वो मुझे 2 साल तक, यानी 24 महीने तक वो मुझे नौकरी पर रखेंगे। सही। फिर मेरा मेडिकल होता है, मेरा जो रिहाइश का होता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। ये एक प्रोसीजर है कि आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद वहाँ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, ये उस एजेंट को आप पैसे देना, वो आपको वहाँ पहुँचा देगा, नौकरी मिले नहीं मिले। और फिर वो गारंटी भी नहीं ले रहे, और फिर उस रास्ते में जितनी मुश्किलात वो शायद उसके बारे में बताते नहीं। वही मैं अदनान साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से वेज हैं कि जैसे वो एक तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं ना, ये कितने तरीके से कौन कौन से लोग से ये लोगों को झांसा दे रहे हैं। एक ये माफिया है जो लोगों की कीमती हम लोगों ने पहले खबर दी थी कि उसके अंदर कंटेनर के अंदर बच्चे गए लेके, अभी जो गए ये हैरान कुन बात है, आप यकीन नहीं करेंगे, छोटे बच्चे हैं ये, 13, 14, 15 जो लाशें मिली हैं उसमें छोटे कम उम्र के हैं, और वो तो सिर्फ पाकिस्तानी निकले हैं। और जो बच्चे रिकवर हुए हैं उससे जो बच गए, और बाकी जो समुंदर बुर्द हो गए वो तो पता ही नहीं कितने। अब तो एक और किश्ती, ये जो 1 महीने में जो हम ये खबर को इसलिए उठाए, इस महीने में दूसरी हुई है, दूसरी किश्ती बोलो, लेकिन उसमें कितने लोग थे कुछ नहीं पता है। वो पूरी किश्ती उलट गई। शिप करीब थी तो वो पहुंच गए, उन लोगों करीब के लोगों को बचा लिया। लेकिन तो ये कैसे इसको आप कंपैरिजन करेंगे? देखें, बात ये जी एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बहुत आपने एक्सप्लेनेशन दे दी बिल्कुल, कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक अलग चीज़ है, और ये जो विज़िट वीज़ाज़ पे ये जो डंकी लगा के जाते हैं, ये इशू बड़ा इस टाइम पे अलार्मिंग है। मैं इस मौके पे पहले तो जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं
उनके साथ हमदर्दी भी का भी इज़हार करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी लड़के जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वो 30-35 लाख 25 लाख रुपए अपनी जेब से तो दे नहीं सकते। तो अल्टीमेटली उनकी फैमिलीज़ को मालूम है, सही, वो ही फंडिंग करते हैं। और जिसमें जाने वाला और भेजने वाला इनको मालूम होता है और ये उस चीज़ को सीगा राज में रखते हैं। अच्छा। अब एम्प्लॉयमेंट जो होता है, हम B2B जाके गल्फ़ ममालिक में स्पेशली जहाँ पे हमारी 70% के करीब वर्क फोर्स काम कर रही है, या यूरोपियन कंट्रीज़ जिसके लिए हम बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं गवर्नमेंट के अदारों से, अपनी मिनिस्ट्री से, कि इस टाइम पे यूरोप के अंदर 10 से 12 लाख वर्क फोर्स की ज़रूरत है। सही। आपका सर्वे के मुताबिक कोविड के बाद मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर यूथ की कमी है, उनको बाहर से वर्क फोर्स चाहिए। हमारे हमसाया ममालिक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ से वर्क फोर्स जा रही है। तो लीगल चैनल्स को खुलवाएं। अब जो अब 5 से 10% है इस टाइम पे जो लीगल चल रहे हैं, उसको आप 80-90% पे ले जा सकते हैं। सही। तो इस ज़िमन में हम तकरीबन 2 से 2.5 लाख वर्कफोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में हम इंजेक्ट कर सकते हैं। राइट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम MOUs तो साइन कर लेते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, आपके लिथुआनिया के साथ, स्पेन के साथ, पोलैंड के साथ, शेंजन कंट्रीज़ के साथ, लेकिन MOUs से आगे हम एग्रीमेंट्स पे नहीं जाते हैं। ठीक। हमारी मिनिस्ट्री और हमारे अदारे अगर उसको एग्रीमेंट्स की तरफ लेके जाएंगे और हम बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक एतमाद की फ़ज़ा रोशन होगी, तो मैं तो एश्योर कर सकता हूँ कि हम लोग यही जो डंकी के थ्रू बच्चे जाते हैं, इन्हीं को हम ट्रेंड और स्किल्ड करके या सेमी स्किल्ड करके इनको यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपना पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे भेज सकते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी क्योंकि बात की जितने भी आपके गल्फ़ स्टेट्स के अंदर भी, या जो यूरोप या अमेरिका या आपका UK वाली साइड पे जितने भी ममालिक के अंदर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लीगल रह रहे हैं, वो हमारे सफ़ीर हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वही हमारे पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहे हैं। और रेमिटेंसेस भी आप देख लें कि इस टाइम पे हमारे वज़ारत ख़ज़ाना ने और हमारे स्टेट बैंक ने कहा है कि जी हम 35 से 36 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस लेके आएंगे, जो कि हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। तो हमें तो इसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम रेमिटेंसेस को भी बढ़ा सकें। इस ज़मीन में ये बताऊं कि हम जब बाहर से मैन पावर का बिज़नेस लेके आते हैं, तो हम प्रॉपर्ली वहाँ से अटेस्टेशंस कराते हैं, फिर यहाँ से हमारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से हम परमिशंस लेते हैं, उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, और फिर यहाँ से वर्क फोर्स के बच्चों को जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं उनकी हम सिलेक्शन करवा के उनकी डिप्लॉयमेंट कराते हैं। अब प्रॉब्लम यही हो रही है कि इस टाइम पे वो बेकारियों वाले केस में भी, और अब ये मैं देख रहा हूँ कि कश्ती वाक़े के बाद भी जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे टेकअप किया इस मामले को, हमारे वफाकी इदारों ने FIA इस टाइम पे क्रैक डाउन कर रहे हैं, इसको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, 5 से 10 साल की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पॉलिसी के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें। उसके साथ मैं समझता हूँ कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा बेहतरी देखने में आएगी और इस तरह के मामलात और इस तरह के वाक़यात कम हो सकेंगे। सर, हाँ बिल्कुल, आने वाले वक्त के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए और इस हवाले से FIA जो है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक है। इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यह वक्त एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो गैर कानूनी तारकीन वतन और इस तरह के होने वाले हादसा के हवाले से हम बात करें, और रिसेंटली हमने देखा कि जो पाकिस्तानी इसमें शामिल थे, जो दर्दनाक मनाजिर थे, ये लोग जिस तरह से भी चले जाते हैं, या इनको जो भी लालच देकर या इनको जो भी सब्ज़ बाग दिखाकर यहाँ से भेजा जाता है, उसके बाद जब इस तरह की खबर सामने आती है तो सर्वाइव करते हैं आपके घर वाले, और फिर आपका वो सिफारत खाना मुस्तकिल एक्टिव होता है जो कि आपके घर वालों को भी फैसिलिटेट कर रहा होता है, और फिर इन लोगों के हवाले से मुख्तलिफ स्टोरीज़ और इनका बैकग्राउंड जब पता चलता है तो काँप जाता है दिल, अकल हैरान रह जाती है कि क्या ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, क्या ऐसा ब्रेन वॉश होता है कि ये लोग इस हद तक चले जाते हैं कि इनको पता है सर कि ये रास्ता कितना ख़तरनाक है, उन्हें पता है कि इनकी जान भी जा सकती है, उन्हें ये सब चीज़ें पता होती हैं। ज़ाहिर है जो भी इस तरह से डंकी के थ्रू या इलीगल वे में जा रहे हैं
ऑब्वियसली उनको ये पता है कि हम पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे हम एक ख़तरनाक काम में लगा रहे हैं। हम जो है वो डंकी के थ्रू जा रहे हैं, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो भी पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है फिर क्या होगा, बस इसी तरह की खबर बनती है। और पहुंचने के बाद क्या गारंटी है? तो वो सारे लोग जो कि किसी न किसी तरह इस मामले में या किसी की फैमिली इस हादसे से गुजरी है, उनके लिए जो है सर थोड़ा सा ये बताएं कि उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, इस तरह के ब्रेन वॉश से किस तरह दूर रहना चाहिए, और जो लीगल वे है वो इसको अप्रोच कैसे करें? देखिए, लीगल वे तो अप्रोच कर रहे हैं हम, तो बताया कि आपको कि प्रॉपर्ली एडवर्टाइज भी करते हैं, पूरे पाकिस्तान में मालूम है कि किस तरह वर्कफोर्स बाहर जा सकती है। अच्छा, अलमिया ये है कि पहले ये जो डंकी का सिस्टम है, पहले बाय रोड ज़्यादा होता था, अभी कुछ सालों से ये बाय एयर वाला सिस्टम में आ गए हैं, क्योंकि पहले ईरान का बॉर्डर और उस बॉर्डर्स के थ्रू बाय रोड चले जाते थे। अब लोगों ने, और वो एजेंट माफिया अब इतना वो मजबूत हो गया कि अब वो आपको दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बाय एयर पहुँचाते हैं, और वहाँ से फिर डंकी लग रही है। सही। अच्छा, इसमें टास्क फोर्स का बनना ज़रूरी है। इसमें आप तमाम मीडिया चैनल्स जो है एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं कि एक कैंपेन सिस्टम चलाएं, क्योंकि कैंपेन सिस्टम चलने से मैं समझता हूँ कि अगर कैंपेन प्रोग्राम चलेगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमारी हो, आप मीडिया चैनल्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक अवेयरनेस आएगी उन बच्चों में। अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में स्पेशली हमारे यहाँ जब कोई बाहर जाना चाहता है ना, तो उसके जहन में पहले 2 सवाल होते हैं कि अगर मैं इसको इमिग्रेशन वीज़ा या किसी लीगल वे में जो है वो अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास जो बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे से मिल लूँ जो कि मुझे कुछ पैसों में वहाँ पहुँचा दे और मेरा काम आसान हो जाए। थोड़ा सा लोगों को ये भी गाइड करें कि क्या क्या कबाहत क्या है, डर क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वो लीगल वे अप्रोच नहीं करते, क्या इसमें वाकई बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्या लोगों को वाकई उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, या कि हर किसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया जाता? नहीं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए तो बैंक स्टेटमेंट्स की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये एक आम पाकिस्तानी का एक परसेप्शन होता है ना सर। परसेप्शन है, वो उसको परसेप्शन को देखें ना। मैंने वही बताया कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए तो इस तरह की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब जब मीडिया कैंपेन चलेगी, एक सोशल मीडिया कैंपेन जो एक पॉजिटिव चलाए, जो इनमें वो चलेगा, तो उससे मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। उसके साथ साथ ये एक इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे वफाकी इदारों से कि वो इसको सब ममालिक के साथ मिलकर टेकअप करेंगे, तो वो बेहतरी आएगी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट वीज़े के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, वो हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे विज़िट करें। वहाँ पे जितने भी अप्रूव्ड हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो डिमांड चल रही होती हैं वो उसके अंदर शो हो रही होती हैं, तो हमें अप्रोच करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको उन मामलात को टेकअप भी करेंगे, उन बच्चों को बाहर भेजने की जितनी भी कोशिश कर सकेंगे वो भी करेंगे। देखें, इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सर्व कर रही है। मैं ये कहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट पे इतना पैसा लगाने के साथ साथ जो हमारे इस टाइम पे यूथ है, जो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन पिछले 2 सालों में आई है, जिसकी वजह से हमारे पास स्किल्ड, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल बच्चा बहुत अवेलेबल है। हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे दूसरी कैटेगरीज के अंदर इतना बच्चा हमारे पास स्किल्ड है। सर, हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन बात वही है कि हम लोगों को राइट वे नहीं पता। अब अगर कंसल्टेंसी की बात करें तो आप देखें कि कितने सारे कंसल्टेंट हैं जो कि आपको जगह जगह, जिनके आप जो है वो एडवर्टाइज भी देखते हैं, ऑनलाइन भी आपको वो मिल जाते हैं। कोई आपको कम पैसों में कंसल्टेंसी दे रहा होता है, कोई आपको थोड़ा ज़्यादा पैसों में कंसल्टेंसी के साथ गारंटी भी दे रहा होता है। इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है कि कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है, कौन किसको गलत गाइड तो नहीं कर रहा। इस हवाले से क्या सर पॉलिसी है? देखें, जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं वो कंसल्टेंसी करते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, ठीक, वो आपकी दूसरी कंसल्टेंसी हम नहीं देते। अच्छा, देखें, यही सोच चेंज करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन वीज़ा इज़ समथिंग एल्स, या जो वर्क परमिट्स पे जाते हैं वो अलग है, हम एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, ठीक है। और मैं बारहा दरख्वास्त करता हूँ अपने यूथ से कि भाई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएं। अच्छा। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएं जहाँ पे आप लैंड करें उस मुल्क में, तो नेक्स्ट डे आप अपनी जॉब पे खड़े हों, ना कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं बच्चे और फिर वहाँ से फिर उस वीज़ा को चेंज कराते हैं, या फिर ये डंकी वाले केसेस आते हैं, या फिर
दूसरे वर्क परमिट्स के चक्कर में लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं अपने बच्चे हमारे। 30-35 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया जो सर्व करते हैं, तो वो इतने पैसों से तो वो अपने वालिदैन का जो पैसा लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यही तो बात समझ में नहीं आती कि घर बेच के जा रहे होते हैं वो, ये डंकी प्रोसेस के थ्रू। बिल्कुल, ये एंटरप्रेन्योरशिप यही है कि आप छोटे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आप बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें। हमारे कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बच्चों को एजुकेट करते हैं, लेकिन इस टाइम पे दरख्वास्त करूँगा कि देखिए, हम जो 55 से 60% इस टाइम पे हमारी वर्केबल यूथ है जो इस टाइम पे अवेलेबल है पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे अगर इस तरह के मामलात होते रहे और इस तरह के जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन्स चल रही होती हैं और उसको हम फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और पॉजिटिविटी हम नहीं दिखा रहे, तो ये हमारी कल को लायबिलिटी ना बन जाए ये यूथ। क्योंकि डर यही है, क्योंकि आप देखें आपका एजुकेशन लेवल, आपको पाकिस्तान में मालूम है कि हम एजुकेशन के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे। हम जो अब मैट्रिकुलेट इंटरमीडिएट जो बच्चा है, मैं हमेशा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ लगाएं, उनको डिप्लोमास की तरफ लगाएं, क्योंकि आने वाला वक्त और ये वक्त ये हुनरमंद का वक्त है। इंटरमीडिएट, आपका इंटरमीडिएट बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, ये अलमी है हमारा। अफसोस है, आप मेरे सामने 10 बच्चे खड़े कर दें, उनसे सिंपल मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस करूंगा, वो सिंपल हाउ ओल्ड आर यू का जवाब नहीं दे सकते और इंटरमीडिएट के उसके पास है। तो एजुकेशन सिस्टम पे हमने क्या सर्व किया है? हम वो ही पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। बैरून ममालिक के अंदर इस टाइम पे स्किल्ड वर्क फोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे बहुत अच्छा पे किया जाता है। आपका यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर 2,500-3,000 हज़ार यूरो और पाउंड के करीब सैलरीज़ हैं, जो कि पाकिस्तानी आपकी 8 से 9 लाख रुपए बनती है। जैसे अदनान साहब कह रहे हैं, जो डंकी हो रहा है यूरोप में, तो शेंजन वीज़ा होता है, तो यूरोपीय ममालिक में यूरो जोन देखें तो बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ जो आपकी तनख्वाह है ना, मतलब जो पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ये अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग जाते हैं। अब जैसे आपने एक सवाल किया, तो एजुकेशन के नाम से देखें, गल्फ ममालिक में विजिट वीज़े पे आप जॉब के लिए नहीं जा सकते पहला, वैसे ही उन ममालिक में। अब यहाँ पे ये है कि जो ये सिलसिला हो रहा है ना, तो हमारी भी कुछ वो कोताहियाँ हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं कंसल्टेंट की बात करें, कहते हैं कि एजुकेशन पे आप चले जाएं, नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल, इस डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो ये गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं जी आप एजुकेशन वीज़े पे जाएं, वो बेस्ट है। बहुत सारे लोग अभी जैसे सर ने बताया कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाएं, क्योंकि अगले दिन फिर आप अपनी जॉब पर होंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, जिस तरह से हमारी डिस्कशन कंटिन्यू थी उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अदनान पराचा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, मैं जिस तरह से आपसे ब्रेक के लिंक में भी पूछ रही थी, बात करी थी कि क्या लोगों को करना चाहिए। एक तो अवेयरनेस आपने बता दिया कि उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही अप्लाई करना चाहिए, ताकि जब वो नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचे तो उनके हाथ में उनकी जॉब हो, एटलीस्ट वो किसी के मोहताज नहीं हो या परेशान नहीं हो कि नई कंट्री में अब आप क्या करेंगे। सर, ये बताएं कि अब तक क्या आपको जो लोग कांटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से, उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप उनको भेजते हैं? और सेकंड ये कि क्या एक्सपीरियंस है कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाते हैं उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कितने साल के लिए जाते हैं, या फिर किस तरह से वो आगे अपना करियर बिल्ड करते हैं? देखिए, इस ज़मीन में मैं ये चीज़ कहूँगा कि हमारी जो यूथ जो हमें कांटेक्ट करती है और हम उनको बाहर भेजते हैं, उसकी रेशियो आप देख लें कि हर साल तकरीबन 7 से 8 लाख वर्कफोर्स हमारी जा रही है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। मेजर से कंट्री जो हमारी है सऊदी अरेबिया, वहाँ पे बहुत अच्छा चंक हमारा है। पाकिस्तान का तकरीबन 27 से 28 लाख इस टाइम पे भी वहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। यूएई के अंदर 16 लाख के करीब हैं हमारे, कतर के अंदर 2 लाख हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हमारी वर्क फोर्स काम कर रही है। तकरीबन इस टाइम पे 1 करोड़ और 10 लाख के करीब हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखें, अब वो लोग काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम हमें क्या फेस करने में आ रही है? हमें फेस करने में ये आती है कि हम बाहर से जब बिज़नेस जनरेट करके लाते हैं और बच्चे को यहाँ से वहाँ पे भेजते हैं, तो 100 में से 5-7% हमें वो वर्क फोर्स मिल जाती है। प्रॉब्लम क्रिएटर्स मिल जाते हैं। बच्चों के अंदर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे वो सेट नहीं हो सकते और वो फिर सेट नहीं हो सकते या कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं दरख्वास्त यहाँ पे ये भी करूँगा कि हमारी जो पाकिस्तान के एम्बेसीज और कौंसलेट हैं उन ममालिक के अंदर, स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स में,
उनको अपना रोल जो है प्रॉपरली एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। ये हमारे वफाकी इदारे और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इसको टेकअप करेंगे और हमारे जिस तरह से हमारी एम्बेसीज काम कर रही हैं, थोड़ा सा इसको और पॉजिटिव लेके चला जाए, कंपनीज को विजिट करें और जो हमारे जो बच्चे उधर जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में हो रही है, हमने तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा है, तो हमने तो कंपनी की प्रोफाइल देखी है कि इस कंपनी की ये प्रोफाइल है, हमने उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए भेज दिया। अब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी एम्बेसी का काम है कि उसको सॉर्ट आउट करे, थोड़ा मसले को कंपनी के साथ डिस्कशन करके, ताकि हमारा वो बच्चा वापस ना आए, क्योंकि अब देखने में ये है कि वो बच्चा अगर हमारा वापस आता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। राइट, ठीक है। तो इस ज़मीन में हमारी कुछ अमेंडमेंट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी हुई हैं कि वो अमेंडमेंट्स की जाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वफाकी इदारे और हमारे HR मिनिस्ट्री मिलके वो अमेंडमेंट्स की तरफ अगर फोकस करेंगे तो 2025 में हम वर्क फोर्स को, जो कि हमारे पिछले साल से हमारी 80 to 90,000 कम हुई है, उसको हम बढ़ा पाएंगे। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि हम सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिव कैंपेन चल रही है कि जी ब्रेन ड्रेन हो गया और बच्चा यहाँ से बाहर चला गया। और तो देखिए हमारी तो वर्क फोर्स मोस्टली हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही है, ठीक, वो तो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में ही नहीं आते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेसन, ड्राइवर, लेबर, ये ब्रेन ड्रेन में नहीं आती। ब्रेन ड्रेन के अंदर स्पेसिफिक 10 से 12 कैटेगरीज हैं जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि इसको ब्रेन ड्रेन के बजाय ब्रेन गेन का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए। रेमिटेंस वही हमारे लोग देते हैं, हाँ। वहाँ की टेक्नोलॉजी वही बच्चे सीखते हैं, सही। और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है, अब 5-7 साल उस मुल्क में काम करने के बाद अगर उसका वहाँ पे अच्छा हुनर सीख जाते हैं तो वो पाकिस्तान में आके उस टेक्नोलॉजी को उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में हमारा इंडस्ट्री का भी रिवाइवल होगा, और इंडस्ट्री हमारे जो इस टाइम पे 50-60% पे चल रही है, तो इंशाल्लाह 80 to 90% पे आएगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होगा। सर बता रहे हैं अदनान पराचा साहब कि अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएँ तो उसमें आपको क्या जो है वो इंसेंटिव्स होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, मगर बात फिर वहीं आ जाती है कि लोग इस तरफ आना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट वीज़े पे जाएंगे, उससे हमें जिस यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत हमें इंसेंटिव मिलेगा और पार्ट टाइम हम कहीं जॉब कर लेंगे। तो क्या ये बड़ा आसान होता है कि कोई अगर एजुकेशन के यानी स्टूडेंट वीज़े पे अगर जा रहा है तो वो वहाँ पे उसको आसानी से पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है? उसके लिए ये बड़ी आसानी होती है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट है वो सर थोड़ा अवॉइड करता है कि मैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे तो पढ़ना है। जी देखें, स्टूडेंट वीज़े में हर मुल्क की यूरोपियन कंट्रीज़ की स्पेशली एक पॉलिसी है, ठीक, स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स उनको अलाउ होते हैं लीगली। अच्छा, वो उन आवर्स के अंदर वो ड्यूटी कर सकते हैं, और जिससे अपने वो मंथली जो एक्सपेंस हैं रहने के, रिहाइश के, खाने पीने के, वो बेयर कर लेते हैं, ठीक। और जहाँ तक बात है फीसिस की, तो वो जो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ होती हैं वो अफोर्ड करते हैं, क्योंकि फ़ीसिस वगैरह उधर यहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो एजुकेशन वीज़े को मैं बेहतर, उसको भी बेहतर समझते हैं हम, क्योंकि वो एक प्रॉपर लीगल चैनल से थ्रू यहाँ से बच्चा जाता है और वहाँ पे पढ़ता भी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है। उसमें कुछ रेशो हमारी ऐसी है कि जो फिर पढ़ाई दरमियान में छोड़ के अपने काम की तरफ आ जाती है, जॉब। तो वो एक सिनेरियो, देखिए वो सिनेरियो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वो चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आती है। एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे कॉस्ट कम आती है, और जाते ही आप लीगल वे में आप वहाँ पे जॉब पे चले जाते हैं। एजुकेशन वीज़े पे आप जॉब जो है स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और हाई एजुकेटेड, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आपने अपना ड्रीम्स नहीं बनाया हुआ कि आपने कोई स्पेशलाइज करना है या हाईली आपने एजुकेशन की तरफ जाना है, लेकिन आपकी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड भी बच्चा जाता है, अनस्किल्ड भी जाता है। अच्छा, आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स भी जाते हैं। बहुत सारी ऐसी आपकी कैटेगरीज हैं जिसमें आपको सिर्फ एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश चाहिए। देखिए हम गलती क्या कर रहे हैं, मैं आज दरख्वास्त करूँगा आज आपके फोरम से कि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ना लें, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज लें। सब्जेक्ट हम बेसिकली हमारे क्या कोर्स के अंदर, मॉड्यूल के अंदर क्या है कि हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं कि जी इंग्लिश एक इनको है, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज लें क्योंकि आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, जापान में
इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। जापान को आपको 3 लाख वर्कफोर्स चाहिए पर एनम। हाँ। अगले 10 साल के लिए 3 मिलियन वर्कफोर्स चाहिए। हाँ। उनके पास यूथ की कमी है, लेकिन हमारा बच्चा, हम शोर मचा के थक गए, हमारे जापानीज़ नहीं सीखता, जो कि 4 से 5 महीनों में सीखी जा सकती है। हम कैसे सीखेंगे? हमारे यहाँ तो ये हाल है कि लोग सिर्फ इंग्लिश की तरफ जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं कि दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानें हैं जो आप सीख सकते हैं। आप फ्रेंच सीख सकते हैं, आप जापानीज सीख सकते हैं। इन कंट्रीज़ को स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट अगर चाइनीज़ जो है वो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अब ठीक है इंग्लिश जो है वो एक कम्युनिकेशन का जरिया ज़रूर है इंटरनेशनली, मगर इन कंट्रीज़ में जिनका आपने जिक्र किया जैसे जापान, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली उनकी अपनी ज़बान जो है उसकी एग्जिस्टेंस है। देखें इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, हाँ, और इस सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर के अंदर ये बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेशन है, हमारे बच्चों के पास, फीमेल और मेल के पास है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। लेकिन देखें उस सर्टिफिकेशन के साथ इंग्लिश भी चाहिए। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता। इंटरनेशनल लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही रहेगी, वो ठीक है ना, वो इंग्लिश ही रहेगी। हाँ। तो आप देखें जब सर्टिफिकेशन आपके पास है लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो वो बाहर की कंपनीज नहीं हायर करती, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर तो हर नेशनलिटी का लोग रह रहे हैं, हर मुल्क से वर्कफोर्स रह रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इंग्लिश को बेहतर करें बच्चों की, उसके साथ मैट्रिक सिस्टम में मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इसमें सूबाई लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी क्लास 7-8 से आप ना एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कंपलसरी कर दें, एज ए सब्जेक्ट कर दें। हाँ। एज ए लैंग्वेज ना करें उसको, एज ए सब्जेक्ट कर दें। इंग्लिश को तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो आपके कोर्स में है। इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसमें चाइनीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, यही बिल्कुल। हाँ। यूरोपियन कंट्रीज़ की लैंग्वेज। एक आप अगर बच्चे को 7th-8th ग्रेड के अंदर वो आप उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज एक सिखा देंगे 1 साल के अंदर, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 10वीं क्लास के बाद उसका एक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। हाँ। वो फ़ौरन वो बच्चा जो कि आपका 50% बच्चा मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में जाता है, बाकी वो 50% कहाँ जाता है? सही। एक सोचने की बात है। वो हमें सबसे पहले ट्रेस आउट करना है कि वो हमारा मैट्रिक के बाद जो 50% बच्चा जो कॉलेज में नहीं गया वो कहाँ गया, उसको ट्रेस आउट करें। लैंग्वेज उसने एक इंटरनेशनल सीखी होगी, उसको 6 महीने का डिप्लोमा कराएं, 1 साल का डिप्लोमा कराएं, उसको उस मुल्क के लिए भेजने के लिए तैयार कर दें। बहुत आसान है। देखें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टास्क फोर्स बने और जिसके अंदर वो टास्क फोर्स तमाम अदारे बैठ के बनाए, तो मैं यही जो यूथ हमारी जो है, यही आप देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर यही पाकिस्तान की यूथ आपको आगे लेके जाएगी, रेमिटेंस को भी बढ़ाएगी, और जो हमारे एक अनसर्टन सी सिचुएशन इस टाइम पे मुल्क में चल रही है, ये कवर अप होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदनान पराचा साहब, अशरफ भाई और मिराज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। तो बात वही है कि अगर आप रूट कॉज देखें ना, तो ये बहुत बेसिक रूट कॉज होते हैं और जो जाके फिर यहाँ तक आते हैं कि लोग इस तरह से कश्तियों में डूब रहे हैं। अगर आप अपनी बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर आप अपनी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, या आप अपनी लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग कर लें, या कम से कम आप अपने पास अवेयरनेस ही रख लें, तो इस तरह के बड़े बड़े हादसात से आप बच सकते हैं और इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात से बचा जा सकता है। तो प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ डॉक्टर अरीज होंगी और उनसे डिस्कस करेंगे ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ की, और विंटर सीजन है, ड्राई फ्रूट के हवाले से बात करते हैं कि ड्राई फ्रूट जो है वो सबको पसंद होते हैं, सब खाते बड़े मज़े से हैं और लगता है कि जी ड्राई फ्रूट जब आप खाएं ना तो खाते जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये एक डिलीशियस भी होता है और सर्दियों में जो है इसके खाने का मज़ा भी होता है। लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये इंसानी सेहत पे यानी हेल्थ के ऊपर इसके क्या मनफी या मुस्बत असरात होते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अरीज ने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर अरीज जो हैं वो जनरल फिजिशियन है, फिजिशियन डाइट एंड वेट गेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इसके अलावा फिजिशियन, मेंबर अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन और कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट। तो वेलकम टू द शो अरीज, कैसी हैं आप? अल्लाह की शुक्र है। अच्छा अरीज, ये बताएं कि हेल्थ के हवाले से ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनकी विंटर इंटेक जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ये इंक्लूड होता है। कितना फ़ायदा है इसका ड्राई फ्रूट खाने का? कोई पहले ये बता, कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान तो देखो, ज़्यादती तो किसी भी चीज़ की। पहले थोड़ा सा क्लियर कर दें, ड्राई फ्रूट्स
और नट्स। हाँ। ड्राई फ्रूट्स में ना वो भी आ जाते हैं, जैसे खुबानी हो गई सूखी हुई। हाँ। आप ड्राइड आजकल आप देखोगे मैंगोज, पीचेस, कीवी, तो वो डिहाइड्रेटेड भी ड्राइड फ्रूट्स में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट नट्स है, हाँ। जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये चीज़ आ जाती है, तो हम ज़्यादा इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। सही। एक तो ये कि ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, तो आपने क्वांटिटी ऐसे नहीं करनी। जैसे आजकल सर्दियाँ तो लोग मूंगफलियाँ भर भर के खाना शुरू कर देते हैं, दे सेट एंड एक सेशन में 1-1 किलो पूरी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो वो नहीं करना, मुट्ठी भर आपने लेनी है। अगर आप हैंडफुल लेते हैं, जो आपकी मुट्ठी है, जो मेरी मुट्ठी है, उसमें जितनी आती है, हर बंदे की अलग होगी। सही। तो वो आपने हैंडफुल ली तो आपको उसको अच्छा, बेतहाशा इसका क्या benefits- कॉन्सेप्ट है कि मूंगफली जो है जितनी मुट्ठी में आ जाए बस मूंगफली उतनी नहीं, खानी नट्स, है? हैंडफुल ऑफ नट्स कहते हैं, और हम लोग अच्छा। कहते हैं मिक्स नट्स लें। अच्छा। मिक्स नट्स में आप अगर 5-6 दाने काजू के ले रहे हैं, 5-6 दाने बादाम के ले रहे हैं, वॉलनट्स, क्योंकि सबके थोड़े थोड़े ओवरलैपिंग बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ अलग बेनिफिट्स। मतलब ये मिक्स नट्स जो है वो बस जितने एक मुट्ठी में आपके आ जाते हैं, आपने ये वो पर लेने डे हैं। का आपका कोटा ये पूरा क्या होता है। फॉर्मूला क्या है, ये क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखो उसकी रीज़न ये है कि जब आप ओवर किसी भी चीज़ का करते हैं तो एक तो हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो लोगों को एक्ने का इशू हो सकता है, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सही। तो आपने वो चीज़ें नहीं करनी, आपने बेनिफिट्स लेने, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी डेली की है ना वो आपके हैंडफुल में पूरी हो जाएगी। सही। क्योंकि रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो आपकी हम लोग सिर्फ इससे तो नहीं ले रहे, हम लोग कोई और चीज़ भी साथ खाएंगे, ज़ाहिर है, हाँ। तो लोग सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, तो आपने ज्यादा नहीं करनी, वो बैलेंस हो जाता है, बैलेंस फिर हो जाता है। उसके अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, यानी आप सोचिए कि आपकी एक मुट्ठी में जो जिन ड्राई फ्रूट्स की या जिन मिक्स नट्स की हम बात करें उसमें क्या क्या होना चाहिए? काजू। काजू। देखो, हम अपने रीजनल उस पे हाँ, बात करेंगे, बिल्कुल, हाँ। बाकी तो नट्स तो हेजल वो नट्स हैं, बहुत different सारे हैं, हाँ, Brazilian नहीं है जो पास। हमारे यहाँ हमारे पास इजीली अवेलेबल हो, जो हमें मिल सकें और जो हम हमारी जो है वो कुव्वत खरीद भी हो, हमें जेब पे भी भारी ना हो। चिलगोज़े ना खरीदें। हाँ, बिल्कुल। चिलगोज़े तो ऐड नहीं करने, चिलगोज़ों की आपने क्या हम बात कर बादाम दी की है? बात करते हैं, अखरोट की बात हाँ। करते हैं, काजू है, पिस्ता है, हाँ। ठीक है, ये आपके 4 बेसिक सही। नट्स हो गए। उसके अलावा आप रेजन्स जैसे ड्राइड फ्रूट्स की बात करें तो किशमिश जो है वो ड्राई फ्रूट है बेसिकली, हाँ। तो आप उसको ऐड कर सकते हो। फिग्स है, अंजीर जो होती है वो आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, अंजीर का हम अलग से करते हैं, हम ये नहीं कहते कि अंजीर आप उसमें मुट्ठी हाँ, में, सही। अंजीर आप 2 से 3 आप दिन की ले सकते हो। सही। जिस सुन्नत तरीका भी है कि आप रात को उसको सोख करके हाँ। रखो और सुबह निहार मूलो, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है हाँ। या जिनको लगता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, उनके लिए फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट, सही। अंदर। तो आप अंजीर इस तरीके से ले सकते हो। सही। और नट्स में अगर हम बात करते हैं जैसे कि कौन कौन से नट्स हैं, हाँ। हमारे पास मेरे पास क्योंकि अक्सर पेशेंट्स आते हैं, दे वेरी पिकी ईटर्स। अच्छा। तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ काजू खाएंगे, सिर्फ काजू हम खाएंगे? सिर्फ अखरोट खाएंगे, अच्छा। हम बादाम नहीं खा सकते। फिर दे आर पेशेंट्स जिनके दांतों का इशू होता हाँ। है या कोई होता है, वो कहते हैं हम चू नहीं कर सकते, हम ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ। तो आपने उनको तरीका बताना होता है सही। जो कि किस तरीके से लें उसमें, और फिर साथ आपने बताना होता है कि आप ये नट लेंगे तो इसका ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा। तो अगर आपको जैसे मैं बताऊं बादाम का, हाँ। तो बादाम हम लोग कहते हैं टॉप पे रखते हैं, आलमंड्स को बादाम को रखते हैं क्योंकि देयर आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि अगर आप डाइट कर रहे हैं, सही। वेट कॉन्शियस हैं या मेंटेन करना चाह रहे हैं या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको मसल्स बिल्ड करने के लिए या अपनी नर्व्स बिल्ड करने के लिए, अपने हेयर के लिए, आइज़ के लिए, स्किन अच्छा, के लिए, हेयर्स के लिए रिच पर्टिकुलर कौन सा ये बादाम, ड्राई फ्रूट? इसी वजह। बादाम, सही। और और इसके स्किन प्रोटीन एंड विटामिन ई की बहुत अच्छी सोर्स है। तो अगर अच्छा। आप विटामिन ई के हम लोग कैप्सूल्स लगाते हैं ना, हाँ। तोड़ के हाँ, बालों बिल्कुल, पे, वो विटामिन ई के तो कैप्सूल्स जो आपको है वो वो- लगाने की सही। जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो आपको अच्छा मिल जाएगा उससे, नट से। फिर इसी तरीके से जो काजू को लोग अक्सर सोचते हैं कि यार इसमें फैट बहुत है। हाँ। अच्छा, इसमें फैट का वजह से हम मना नहीं करते। इसमें ये होता है कि फैट तो ऑलमोस्ट सेम एज आलमंड्स है, अगर आप सेम वेट टू वेट देखते हैं। इसमें प्रोटीन थोड़ी सी कम होती है, तो इस वजह से हम मना करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज की बहुत अच्छी सोर्स है ये। हाँ। तो आपने उसको ऐड करना है अपनी डाइट में। सिमिलरली अखरोट का भी इसी तरीके से, अखरोट में बहुत अच्छी B6 होती है, तो आपने वो लेनी है अपनी डाइट में, ऐड हाँ, कर लेना है। सही। तो ये चीज़ें मल्टीपल नट्स, इस वजह से जो कॉन्सेप्ट है ना कि मुट्ठी भर के मिक्स नट्स लेने के, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी आपको मिले। चले जी, ये कॉन्सेप्ट भी, मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि मुट्ठी भर के जितने भी आपने नट्स लेने हैं वो कौन कौन से हैं और इसकी क्या अफादियत है। तो यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अरीज हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट जो है वो कितना फ़ायदा दे सकते हैं और क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आगा साहब ने, जो कि ड्राई फ्रूट के इम्पोर्टर भी हैं। और अब्दुल राज़िक सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ड्राई फ्रूट इतने महंगे हैं
आवाम की पहुंच से कहीं दूर हैं। तो ये किस तरीके से फिर लोग मैनेज करते हैं, किस तरह से ऑर्डर देते हैं और फिर किस तरीके से आप इसको जो है वो पास ऑन करते हैं आगे? थैंक यू आपका और आपके चैनल का, मैं आपको इन्होंने इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं, बाज़ लोग जो है ना इसको हल्का लेते हैं। हमारी जो दुकान है ये 12 महीने मतलब ओपन है हमारी दुकान। बाज़ लोग जो है ना 3 महीने का सीजन के बाद ये छोड़ जाते हैं। अच्छा। तो जब गर्मी आती है ना तो डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि ड्राई फ्रूट्स लें आप। अच्छा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले, ज़्यादा नहीं ले। बिल्कुल सही कह रही है, आपको पता है ये इतनी महंगी चीज़ें हैं, ये बाहर से भी आती हैं और आपको पता है इतने टैक्स लगते हैं इसके ऊपर। जब पाकिस्तान में वो पहुंचता है तो बड़ी महंगी में उसमें तो फिर भी पाकिस्तान में सस्ता है। अच्छा। बनिस्बत बाहर मुल्क और कंट्रीज के, अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को कंपेयर करें ज़्यादा सस्ता है। अच्छा, यहाँ पर सस्ता है जी। चलिए सर, सबसे पहले इसमें ये जो चिलगोज़े रखे हुए ना, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी डिमांड है इन हालात में जब पाकिस्तान में लोग कई मुश्किलात का शिकार है, महंगाई उरूज पर है। तो कितने लोग चिलगोज़ों का आपको ऑर्डर देते हैं और किस तरीके से आप इसको? चिलगोज़े के मुतालिक मैं ये बोलूँगा कि हकीकत बता रहा हूँ, नो डाउट आपने अच्छी बात की है। चिलगोज़ा ऐसी चीज़ है, इसमें बड़ी ताकत है इसमें। हाँ, ये बंदा अगर बिस्तर पे सो रहा होगा ना उड़ जाएगा, ऐसी चीज़ है ये। सही। मकसद ये चीज़ ऐसी है, ये एक्सपेंसिव है ये। अच्छा, एक्सपेंसिव क्यों है ये? अगर आप 4-5 साल पुराने ये जाए पीछे तो ये 3-3.5 हज़ार रुपए किलो था ये। अच्छा। ये चाइना जाने लगा, वहां पर इसकी क्या समझ में नहीं आई किस चीज के लिए उन्होंने मांगा, तो इसके रेट बढ़ गए। ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स के वैसे रेट बढ़े हुए हैं। तो ये जो चिलगोज़ा छिलके वाला है जो अच्छी क्वालिटी के है वो 11,000 रुपए। 11,000 के। और ये पूरा ये जो जार है ये? नहीं, किलो पर केजी। सही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा छिला हुआ है ये 16,000 है। ओके, 11,000 रुपए किलो और 16,000 रुपए। ये भी कम है, पिछले साल 24,000 था ये। इतना एक्सपेंसिव चिलगोज़ा? मगर लोग लेते हैं इसको। अच्छा। मकसद ये कि मैं बताऊं, आपने कराची बड़ा शहर है, हाँ। यहाँ पर एक डिफेंस इतनी हाई जेंटली रहती है, हमें तो पता नहीं हुआ क्या है। मकसद नो डाउट ये खाने वाले खाते हैं। आपको पता है इतनी महंगाई है, गरीब आदमी के बस में नहीं रहा ये हकीकत बता रहा हूँ। जिनकी जेब इजाज़त देती है वो खरीदते हैं इसको। ठीक है अरीज, ज़रा चिलगोज़े, एक तो चिलगोज़े बहुत महंगे हैं, इसके थोड़े से बेनिफिट्स ज़रा लोगों को बताएं ताकि लोग मोटिवेट होके अगर इसको ख़रीदना चाहें तो ज़रूर ख़रीदें। अच्छा देखो, बात ये कि जैसे नट्स का मैंने बताया कि मैग्नीज, मैग्नीशियम, B6 ये सारे नट्स में क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है, डिफरेंट होती है। जिंक भी सब में होता है, बट पाइन नट्स में, चिलगोज़ों में जिंक ज़्यादा होता है। जो कह रहे हैं ना कि ये चाइना जाने लगा, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जिंक जो है ना मिरेकल माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करता है आपकी स्किन, हेयर, नेल्स के लिए। तो आजकल तो जैसे आपको पता है कि एक तो इम्यूनिटी आफ्टर कोविड हम लोग बहुत हो गया कि हम अपनी इम्यूनिटी अच्छी करें। फिर सबको एस्थेटिक्स का आजकल बहुत हो गया क्रेज कि हमारी स्किन और बाल अच्छे हों। तो जहाँ पे हमें जिंक नजर आता है, लोग तो इसको आजकल सीरम्स में डाल के कर रहे हैं। तो हमें जब नेचुरल सोर्स मिल रही है तो लोग क्यों उसको छोड़ेंगे? हाँ, ये तो है कि फिर नहीं छोड़ेंगे जब आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ से मिल रही है जो आपका ना वेट पुट ऑन कराएगी और इंटरनल बेनिफिट्स उसके हैं। अच्छा, चिलगोज़े खाने से वेट भी नहीं देखो बढ़ता? आप वेट तो आप अगर किसी भी चीज़ को एक्सीड करोगे बढ़ेगा, लेकिन आप एक कंपेयर करते हो ना कि हम किसी और सोर्स से हम जिंक लेंगे तो उससे बेहतर है कि हम नट्स के थ्रू ले लें। सही। तो जब और जिसमें सबसे ज़्यादा रिच है तो हम सबसे ज़्यादा वो ले लें। तो ये इस वजह से पाकिस्तान से मेरे ख्याल से निकलना शुरू हो गया। चले जी। और वहाँ पहुँच गया जहाँ पे ज़रा इम्यूनिटी का ज़्यादा। बिल्कुल, क्योंकि मैं और अरीज इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं और जो जितने भी अवाम है वो चिलगोज़े के बारे में इसलिए सेंसिटिव है कि चिलगोज़ा जो है ना वो अब एक नायाब चीज़ बन चुका है और बहुत महंगा है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी ये जो ये जो हमें इस जार में नज़र आ रहा है, ये कलरफुल सा, मुझे यहाँ से नहीं सही नज़र आ रहा, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये एक जो है ना ये फ्रूट्स हुआ है जो सुखाए हुए, मैंगो, अच्छा, कीवी, ओके, और आलू बुखारा। ये आजकल इसका जो ना बड़ा नाम है, सोशल मीडिया बड़ा चल रहा है। सही, इसकी ज़रा बेनिफिट्स अरीज बताइएगा। ये देखो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स है ना, जैसे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स शुरू में बताया कि ड्राइड फ्रूट्स में ये फ्रूट्स भी आते हैं। अच्छा। कि आप कोई भी जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनको डिहाइड्रेट करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस और उसके बाद उसको आप स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक तो लॉन्ग टर्म चलते हैं, फिर खराब नहीं होते जल्दी। आप किसी भी वेदर में एक सीजन का फल है 10-15 दिन आप इनको प्रिजर्व कर सकते हैं? नहीं, ज्यादा देर तक कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादा देर तक जैसे सीजन का फल, अब मैंगो होगा तो मैंगो तो भी नहीं है, जैसे आम नहीं है गर्मियों में आता है, लेकिन आप सर्दियों में भी खा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये कि जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते, जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, चूकने में प्रॉब्लम होती है, वो खा सकते हैं। सिर्फ इसका एक नुकसान ये होता है क्योंकि डिहाइड्रेटेड होता है तो इसका वाटर कंटेंट
निकल जाता है तो शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता Okay. है, तो वो हम थोड़े शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो थोड़ा अवॉइड सा करें उसको या फिर avoid बहुत करें। ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। चलें जी, ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। और अच्छा सर, थोड़ा सा इस ड्राई फ्रूट के हवाले से ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि ये महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा शौकीन मिजाज होते हैं खाने पीने के, और अल्लाह ने उनको इस्तात भी दी होती है और ये सारी चीज़ें वो बहुत तादाद में लेते भी हैं। तो वाकई आपके पास इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं, लोग ज़्यादा तादाद में आपसे ये तमाम तर चीज़ें लेते हैं और रेगुलर बेसिस पर लेते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कराची के जो कस्टमर हैं हाँ। वो मौसम के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। जैसे मौसम आएगा वो उसको लेंगे, भले वो मोटरसाइकिल वाला हो या अगर जिसके घर जो है ना हाँ। किराए का हो ठीक। उसको लेगा। ठीक। उसको पता है कि मुझे इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। हाँ। तो ड्राई फ्रूट्स महंगा ज़रूर है, हाँ। मगर लोग थोड़ा थोड़ा आधा पाव पाव लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। लेते हैं। तो आप थोड़ी रियायत भी करते हैं लोगों के लिए, या नहीं रियायत करते आप, या आप जो है ना उतने ही रेट लेते हैं कि नहीं अब तो सीजन की है और ड्राई फ्रूट तो मैं तो कम नहीं करूंगा पैसे? मैं वीडियो पर यूट्यूब पर भी बता रहता हूँ हाँ। कि मेरी दुकान तो बड़ी खूबसूरत है, हाँ। मगर मेरे रेट्स रेडी से भी कम है। अच्छा। जी, ये जी। तो ये कैसे मैजिक है कि आप जो है वो रेडी वाले से भी कम रेट्स दे रहे हैं आवाम को? उसकी वजह पता है कि देखिए मेरी बात सुने, मेरा बड़ा काम है। अच्छा। अगर आप कराची में या कहीं और बड़े स्टोरों पे फ्रेश भी मिलता है, सस्ता मिलता है, आपने देखा होगा। हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कस्टमर को सस्ती दे और क्वांटिटी ज़्यादा बिके। हाँ। वो जो कम रेंज रखते हैं वो बोलता है महंगा बेचूं और थोड़ा बेचूं। सही। हम बोलते हैं ज़्यादा बिके और सस्ता बिके, ताकि फ्रेश आता है, जी, fresh। सर्कुलेशन में रहे। और दूसरी बात जैसे ये कह रही है सिस्टर बोल रही है, हाँ जितना माल टर्न ओवर होगा ड्राई फ्रूट्स, एक बात बताऊँ, ये बैठी हुई स्पेशलिस्ट इसकी, ड्राई फ्रूट्स अगर पड़ा रहेगा तो उसका जायका चेंज होगा। अच्छा। जी, जी, सही। जायका ये भी भी होता है कि अगर देर तक वो ड्राई फ्रूट जो है वो जार में है या किसी चीज में तो उसका जायका चेंज जी होगा? जी, जायका चेंज होगा। जायका भी चेंज हो जाता है एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि ऑक्सीडाइज होती हैं इसमें, क्योंकि जितनी भी वाइटामिन्स होती हैं ना तो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती हैं। सही। तो आपकी जो वाटर सॉल्युबल है वो तो वैसे ही उड़ जाती मैक्सिमम है। उसकी क्या एक टाइम, वैसे तो खैर इसकी वी कैन नॉट टॉक अबाउट द टाइम फ्रेम, बट क्या होता है कितने दिन तक जार में अगर बादाम है या ये चीजें? 4 वीक्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। 1 मंथ ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपने स्टोर करना है ना तो मेरे ख्याल से बताएंगे आगे साहब भी सही कि स्टोर करने के लिए भी एडवाइस कि डार्क थोड़ा सा कोई जार हो। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि जिसमें लाइट और एयर कम जाएगी ना, हाँ। तो B12 वो B6 है या B9 है, हाँ। वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो सर आप इनको कितने दिन तक ये प्रिजर्व करते हैं ये? देखिए अगर स्टोर हो रज़ाक साहब, हाँ हाँ बिल्कुल। स्टोर होता है, जैसे कुल जो उसमें एसी लगे होते हैं, हाँ। तो ये 1 साल भी पड़ा रहेगा ये। वो लेकिन डार्क स्पेस होगा। अच्छा, थोड़ा सही। डार्क स्पेस होता है। अगर घर में रखे, बॉल में रखे, जैसे कह रही 1 महीना रखे, सही। जायका इतना जल्दी चेंज नहीं होगा सर। चलिए जी ठीक है, जितने भी लोग इस तरह के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं, अगर वो प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि रज़ाक साहब जो हैं इनके पास तो एक प्रोफेशनल तरीका होगा इनको प्रिजर्व करने का, राज़िक साहब के पास, लेकिन जो घर में लोग इनको प्रिजर्व करते हैं और हम देखते हैं कि 1-1, 1.5 महीने तक, 2-2 महीने तक जो है वो इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट होता है, या बादाम अगर हम देखते हैं तो अरीज उसमें भी हम देखते हैं कि जो है ना छोटे छोटे कीड़े भी नजर आने लग जाते हैं, और वो कभी समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये कहाँ से जो है वो आ गए हैं। तो इतना लंबा आपने ड्राई फ्रूट जो है वो नहीं रखना है अपने जार में। बिल्कुल नहीं रखना। और अगर रखना चाह रहे हैं थोड़े अरसे के लिए, जैसे कभी आपको कोई रीजनेबल मिल गए और आप रखना, तो हमेशा जार अपना डार्क रखें और एयर टाइट रखें। मलका एलिजाबेथ टेलर, हाँ, जो बरतानिया की मलके रह चुकी है, वो भी ड्राई फ्रूट्स को छुपा छुपा के रखती थी। अच्छा। ये मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा। इतना उसको कदर थी इसको, ये हकीकत है, कदरमंद चीज़ है ये। अच्छा। ड्राई फ्रूट्स महंगी चीज़ है, हाँ। तो ये इसकी कदर करनी चाहिए और इसको खाना चाहिए। मैं तो ये पहले थोड़ा सा ले, इसको लें, जैसे ये स्पेशलिस्ट इस चीज़ की, इनको पता होगा। हाँ। तो ड्राई फ्रूट्स को मैं कहता हूँ चाहे अंजीर हो, कुछ भी एक्सेवेज हम तो है, सारा साल के एडवाइस करते हैं। मेरी सारा साल advise diet करते पे जब भी आते हैं तो अंटिल किसी को कोई नट एलर्जी है तो मैं कहती हूँ आपने हैंडफुल ऑफ नट्स आपके डेली का होना चाहिए। सही। और सीड्स भी रखी हुई हैं साथ, तो सीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीड्स रखी हुई हैं इन्होंने, हाँ, मेरे ख्याल से seeds, 4 मुझे मगज़ हैं और- आपको वहाँ से नजर आ रहा होगा। तो बिल्कुल, seeds, definitely। हाँ, तो seeds सीड्स के के बारे में हम लोग नट्स के साथ सीड्स भी एडवाइस करते हैं, स्पेशली अच्छा। अगर आप सीड्स लेते हैं अपने सीरियल में डाल लेते हैं या रोस्टेड करके लेते हैं, चाहे चिया हो, फ्लेक्स हो, ये सेसमी सीड्स हैं, 4 मगज़ जो मेलन सीड्स होती हैं, वो ये भी बहुत अच्छी सोर्स ऑफ कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, तो ये ज़रूर लेनी चाहिए। और इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ तो सबसे ये बल्कि हमारे कैमरामैन जो है वो दिखा भी रहे हैं बाकायदा तौर पर कि देखिए ये है 4 सीड्स हैं, और सीड्स के नीचे जो है ना अंजीर रखी, जिसकी हमने बात की थी, हाँ। कॉन्स्टिपेशन के लिए अंजीर बहुत रखी हुई इंपॉर्टेंट है, है। हाँ, सुन्नत तरीके से खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक। अच्छा, ये मैं एक हाँ, चीज़ हाँ, ऐड बताएं कर दूँ, बिल्कुल। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हाँ। जैसे बुजुर्ग आ गए या बच्चे आ गए जो नहीं खाते नट्स,
तो उनको मैं कहती हूँ माओ को कि सीरियल में या स्मूदीज बना के बेस्ट होता है कि आप स्मूदीज बना के ना ये बहुत अच्छी बात बताई है, जितनी क्वांटिटी आपने निकालनी है उसमें उसी वक्त ग्राइंड कर लें, वो ब्लेंड हो जाते हैं। आपको चीज़ भी मिल जाती है, उनको चू करने का भी इशू नहीं होता। बिल्कुल हाँ, जो लोग नहीं जिनके दांतों का इशू है और आप ना अगर एक खजूर और घी डाल देते हैं ना बीच में तो चीनी भी नहीं डालनी पड़ती। सही सही सही। अच्छा, यहाँ घी भी जो है वो भी है, तो इसके हवाले से जरा बताइएगा रज़ाक साहब के। पुराने लोग जो थे वो देसी घी पे चलते थे। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स के साथ घी भी यहाँ पे है? जी जी, वो ये घी जो है ये बेटी घी पहले लोग देसी घी खाते थे ठीक, और लंबी उम्रें गुजारते थे। अच्छा, अब इतना आर्टिफिशियल वो आ गई दुनिया, क्या वो बस जो मिल रहा है। असल में घी जो है ना ये प्योर घी है, देसी घी। आपके पास देसी घी भी? जी जी, ओरिजिनल। थोड़ा सा ले, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ये हार्ड होता है ये। अच्छा, देसी घी सही, इतना वो नहीं होता जैसे डालडा या उसके ऑयल के मुनिस्बत। तो ये आप कहाँ से लेते हैं, इसकी मेकिंग कहाँ से होती है? हमारे कोयटा से आता है। अच्छा, और जो पुराने जो बाड़े होते हैं उसके वो देसी जो निकालते हैं, अगर आपने डिस्कवर में भी देखा हो प्रॉपर्ली दूध से जी 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 जी, सही सही। तो ये प्योर वो होता है, ये मक्खन से बनता है, ये मक्खन से? जी जी, मक्खन से बनता है। सही सही सही। तो ये थोड़ा हैवी होता है, लेकिन अरीज जी जो अब हम लोग जो कराची आइट्स हैं स्पेशली, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में ये 1 स्पून ही बहुत देखो हेल्दी हो जाएगा ना। अभी ये आ गया है, मैं तो ये पिछले 2-3 साल से एडवाइस करती हूँ कि हम लोग ऑल्दो मना करते थे सैचुरेटेड फैट्स का, लेकिन अगर आप 1 टेबलस्पून घी का यूज़ करते हैं, 1 टेबलस्पून, नॉट मोर देन दैट, सही, तो दैट इज़ गुड इनफ। और वो मॉर्निंग में यूज़ करें। आप जैसे नट्स रोस्ट करके मैंने कहा सीरियल में डाल लें, ब्रेकफास्ट में अपने यूज़ कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इट इज़ द वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी एज वेल, क्योंकि विटामिन डी की नेचुरल सोर्सेज। चलिए जी, आज सारे विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B12 और जिंक और विटामिन ई, सारे विटामिन की बात हो रही है, और साथ साथ डाइट की बात हो रही है, और हैवी डाइट की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखें। तो यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ रज़ाक साहब मौजूद हैं, अरीज मौजूद हैं, और रज़ाक साहब काफ़ी सारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद हैं। घी के हवाले से हम बात कर चुके हैं। जिस तरह मैं आपसे कह रही थी ना कि जो लोग आपसे ख़रीदते हैं या जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स होंगे, तो आप उनको कम पैसों पे देते हैं, और तो ये एक अच्छी बात है कि ठीक है, आपने बताया कि आप जो रेडी वाले हैं उससे भी आपके कम पैसे होते हैं और उन पैसों पे आप लोगों को देते हैं। तो बाकी फिर लोग अप्रोच करते हैं, लोग फिर इस तरह से आपसे लेकर जाते हैं। फिर क्या कौन सा ड्राई फ्रूट, या सारे मिक्स लेके जाते हैं, या कोई एक ऐसा है इसके अंदर, इस जार के अंदर ऐसे कोई चीज़ है या ड्राई फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है, लोग लेके जाते हैं? देखिए, ये जो मैंने आपके कैमरे में जितने नजर आ रहे हैं ना, तकरीबन ये डिमांडेबल है। अच्छा, असल में आजकल जो है ना, मुझे लगता है बादाम की ज्यादा डिमांड आती है। बादाम तो 12 महीने खाए जाते हैं। अच्छा जी जी, 12 महीने, 12 मंथ। मूंगफली ऐसा, मूंगफली मेरे ख्याल से आजकल मूंगफली बादाम जो है ना, बादाम हो गया, अंजीर हो गया, वाहिद आइटम है जो ड्राई फ्रूट्स की दुकान में हर टाइम आपको नजर आएंगे। मूंगफली तो सर्दियों में खाते हैं ना रीज, हाँ, लेकिन वो ज़ाहिर है वो 12 महीने का, 12 महीने का तो आई थिंक आलमंड्स होते हैं जो कॉमनली खाते हैं लोग। सही। अच्छा, ये बादाम है, पिस्ते हैं, ये किशमिश है, ये सब तो 12 महीने के जी जी, 12 फ्रूट्स हैं। सही। अच्छा अरीज, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो बादाम है ये कितना फ़ायदेमंद होता है? जो लोग कहते हैं ना नाश्ते में आपने 4 बादाम ले लेने, 2 बादाम ले लेने, एक एक्चुअल में कितने बादाम लेने चाहिए, और फिर वो एक दूध का गिलास, ये बिल्कुल ठीक है? देखो, डाइट नट्स जो है ना किसी भी टाइम पे, मैंने कहा हैंडफुल ऑफ नट्स चाहिए होते हैं। अब अगर आप मिक्स नट्स नहीं खा सकते तो आप जो भी नट ले रहे हो वो हैंडफुल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सही। और जैसे कि मैंने बताया था कि विटामिन ई की बहुत अच्छी सोर्स है ना, तो आपकी विटामिन ई क्या करती है, आपका एपिथेलियम की फर्स्ट जो स्किन की टॉप लेयर है, हेयर की लेयर है, वो बनाती है, आईसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, गट की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। और मैग्नीज भी है, यानी कि जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको सोचो इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, और हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो हम किसी भी डाइट में इसको फिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। सही। और वन ऑफ दोज नट्स जिसकी एलर्जीज कम है, जैसे मूंगफली से लोगों को नट एलर्जी होती है, पाइन नट से मैंने चलगोजे से कहा, उसमें से भी लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन ये नट ऐसा, बादाम ऐसे जिससे एलर्जीज भी लोगों को कम होती हैं। सही। अच्छा, जिस तरह से मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, जापान में जब लोग किसी के घर जाते हैं ना, तो गिफ्ट के तौर पर वो वहाँ पे तरबूज भी लेके जाते हैं कि जी ठीक है हम तरबूज ले जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब ये आम रिवाज है कि शादी है, या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं, या बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, या सीजन ग्रीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, या फिर मिठाई की जगह आप कोई ऑल्टरनेट लेके जाना चाहते हैं, तो लोग ये भी बनवाते हैं, नट्स का एक पूरा पैकेट भी बनवाते हैं। वो थोड़ा सा बताइएगा रज़ाक साहब कि गिफ्टिंग के लिए ये
किस तरह से फिर आप ये मैनेज अगर करते हैं आपकी इसको? कैमरा दिखा रहे हो तो ये मेरे बॉक्स मतलब मुझे एक छोटा सा डब्बा, एक क्यूट सा डब्बा लेके जाना है किसी के घर और किसी को गिफ्ट देना है, और तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी करवा सकती हूँ? अच्छा, ये बॉक्स रखा हुआ है आई गेस। देखिए छोटा बॉक्स रखा हुआ है, ये वो छोटा बॉक्स है। ये 3500 रुपए का है। अच्छा, इसमें 1 kg, इससे भी सस्ता वाला जरा इससे भी बताएं। सस्ता वाला आता है। अच्छा, अगर आप ठीक है। मिक्स लेते हैं, जैसे सिंपली मिक्स पड़ा हुआ है ये बॉल में। अच्छा, ये जरा अगर मैनेज कर सके तो दिखाएं, जावेद भाई दिखाएंगे कि ये, अच्छा ये लोग बनवाते हैं बॉक्सेस मिक्स फ्रूट के, और जी शादी ब्याह में तो बड़े बॉक्स बनवाते हैं, बड़े बड़े बास्केट। ये देख सकते हैं आप, ये है छोटा बॉक्स जो जिसके अंदर जो है वो, ये कितने का है? ये आपने तकरीबन कितने इसको का आप बताया? 1500 भी बना सकती हैं आप। 1500 का भी बनवा सकते हैं। और अभी ये जो करंट अभी हम दिखा रहे हैं, ये कितने का ये बॉक्स जो है है? ना, ये 8000 रुपए का है। 8000 रुपए इसके अंदर 3 किलो 700 ग्राम वजन है डब्बे के साथ। अगर डब्बा हटाएंगे तो 3.25 किलो नहीं, ये वाला हम छोटा वाला दिखा रहे हैं। अब वो छोटा वाला 3500 का है। 3500 का, उसके अंदर 1 किलो वजन है पूरा। ओके, काजू है, बादाम है, पिस्ता है और अखरोट गिरी है। हाँ, 4 आइटम है। यानी ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई इसको इससे भी छोटा बनवाना चाहे जी, स्मॉल बन सकता गिफ्टिंग के लिए, तो वो 1500 में जी भी जी बन 1500 सकता है। आधा किलो मतलब। और आधा नट्स के किलो ऊपर में भी बन डिपेंड सकता है। करता होगा ना कि नट्स और कौन ये से जो है, डालने ये हैं। सबसे बड़ा वाला इनका गिफ्टिंग पैक है, जिसके अंदर तकरीबन, इसमें कितने, बड़े वाले में कितने ड्राई फ्रूट है इसमें टोटल? 200 ग्राम है और अच्छा। इसमें 12 आइटम है। बस जो गिफ्ट करते हैं, सरप्राइज देते हैं, अच्छा। तो जरा स्पेशल हो जाता है ये। तो इसकी क्या कॉस्ट है? ये 8000 का है। ये 8000 का है। सही सही। तो ये बड़े शौक से लोग लेने आते हो, क्योंकि आई एम श्योर कि लोग लेने आते होंगे, और ये सीज़न का अगर आपने किसी के घर जाना है और किसी को गिफ्ट ही करना है, तो ये इस सीज़न का बेस्ट गिफ्ट है। यू कैन गिव टू समवन, समबडी, योर रिलेटिव, योर फ्रेंड और व्हाटएवर। जी, असल में बात ये है, अभी जैसे आपने कहा ना कि लोग पहले क्या क्या गिफ्ट करते थे। जी, जी। अभी जब सर्दी आती है ना, तो ये इस पे जोर आ जाता है, ड्राई फ्रूट्स पे। ड्राई फ्रूट। कहते हैं कि अगर ये चीज़ ज़ाया नहीं होगी। हाँ, जैसे- बिल्कुल, ऑब्वियसली आप जिसको भी ये गिफ्ट करेंगे वो खुश भी होगा, खाएगा भी, यूटिलाइज भी करेगा, आपको दुआएं भी देगा और आपको याद भी रखेगा, जी जबरदस्त गिफ्ट ला के किसी को दिया। अगर मिठाई देते हैं, वो 2-3 में वो या तो खा जाएगा या मिठाई का तो ये होता है, कहीं कोई शुगर पेशेंट है किसी घर में, किसी को पसंद है या नहीं पसंद है, तो नहीं, अब ये तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप कभी भी किसी को कोई ऐसी चीज़ देना हाँ। जो फ़ायदा दे और जो यूज़ भी हो जाए, तो वो बेस्ट होती है। सही। और आप, क्योंकि पैसे तो हर जगह खर्च होते हैं, खर्च होते हैं। लेकिन सही। आपसे मैं पूछती, मुझे नट्स आपने कहाँ डाले हुए हैं, तो उसमें अगर हम नट्स चेंज कर लें तो प्राइस चेंज जी, हो हाँ, जाएगी, प्राइस चेंज ज़्यादा होगी। भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। आपकी मर्जी का बनेगा। मेरे पास और भी बॉक्स है, ये तो मैं थोड़े से लाया हूँ। कभी अगर मेरी दुकान का विजिट, अगर किसी जो मुझे देख रहे आना चाहे, मेरी दुकान सदर में आगा ड्राई फ्रूट के नाम से। और ये जो आप बता रही है ना, ये जो सोशल मीडिया जो यूट्यूब पे मेरे पास आते हैं, वो जो वीडियो बनाने वाले, तो उनकी डिमांड पर भी हम चीज़ें रखते हैं। अब वो कस्टमर देखता है कि मुझे ये लेना है, फिर हम उनको घर बेचते हैं। अच्छा जी जी, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो काम है वो घर पहुंचाने का सिस्टम है। अच्छा, आप घर पर भी पहुंचाते जी जी जी। ये ड्राई गोल्डन फ्रूट्स। वाले में सही क्या सही रखा सही। हुआ है? ये वैसे बड़ा एक अच्छा आइडिया है कि भाई लोग मिठाई लेकर जाते हैं और वो भी उनको इतनी महंगी पड़ती है, तो जब आप अगर ये ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो जहाँ आप जा रहे हैं वो भी लोग जो है, आपके मेज़बान भी आपका वेट करेंगे कि अगली दफ़ा भी आएंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप अगर मिठाई के ऑल्टरनेट जो है, क्योंकि वैसे तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, मिठाई अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट में कुछ डिफरेंट लेके जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट। तो ये अच्छा, ये बताइएगा कि कि लोग शादियों के लिए भी इस तरह की गिफ्ट पैकिंग करवाते नहीं? नहीं, अभी आप ट्राई करें। ये खाने की नहीं दे रही मैं आपको, ये खाने वाली चीज़ नहीं, सोने के भाव बिकती है। ओके ओके ओके। ये ज़ाफ़रान है ना? ज़ाफ़रान, जनाब अरीज ने मेरे हाथ में दिया है ये ज़ाफ़रान, और अगर आप ये दिखा सकें तो ये ज़ाफ़रान है। आज तो भाई बड़े ड्राई फ्रूट, आप ज़ाफ़रान, इसको स्मेल करें तो ओरिजिनल जो होती है ना, उसकी खुशबू नहीं आती। हाँ। यही होता है ना? जी, सही मैंने कहा। उसका कलर और टेक्सचर होता है जो आप जब डालते हैं इसको। चलें जी, ये ज़रा अगर फोकस कर सकें तो ये दिखाएं ज़ाफ़रान। ये है ज़ाफ़रान, और अरीज बता रही हैं कि इसकी जो स्मेल है वो रियल नहीं आती है, नहीं आती। फ्रेश होगा, क्योंकि वो जब आप डालेंगे ना, हाँ। तब आपको सिर्फ उसका कलर और टेक्सचर फील होगा। हाँ। उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर बहुत रिच सोर्स ऑफ आयरन है ये, और पोटेशियम है। चले जी, तो मिनरल सोर्स ऑफ आयरन भी है और पोटेशियम भी है, और क्या बात है जनाब। आज जो है हमने आपको तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बताया है। हमारे साथ रज़ाक साहब मौजूद है, अरीज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप शो पर आए, और बहुत सारी जो है वो अच्छी बातें हमें भी पता लगी कि भाई ड्राई फ्रूट्स जो है वो किस तरीके से, कौन सा ड्राई फ्रूट कितने का है, कितना महंगा है और कितना बेनिफिशियल है। आई होप कि आज का शो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जो मैसेजेस आप मुझे इंस्टाग्राम पर करते हैं, डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि उसका ज़रूर आपको जवाब दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, कल फिर आएंगे एक नए शो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।